ऐसा कुछ है जहाँ पे आप लोग अटेंड भी नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ है। तो हम लोग करते, पहले जूम कैसे होता था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग रिकॉर्ड करके रखते ही थे। बट ऐसा है कि हम लोग को डेटा दिखता है पीछे कि कितने व्यूज आए उसके ऊपर, बिकॉज दैट इज ऑटोमेटिकली होस्टेड ना, तो उस पर दिखता है। बट हम लोगों ने देखा कि नहीं देखते हैं बच्चे लोग, बिकॉज उसके पीछे रिकॉर्डिंग होता है, देन एडिटिंग होता है, देन उसका अपलोड होता है एंड ऑल दैट प्रोसेस पूरा। तो व्हेन एनीवन इज नॉट सीन तो हम लोग उसको नहीं मतलब बंद कर देता हम लोगों ने कि लाइव अटेंड। अगर कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे अभी उसने स्पेसिफिकली बोला है कि मैम अटेंड करने होगा ही नहीं बिकॉज 8:30 का रिपोर्टिंग है, तो आई हैव टू लीव बाय 7, और मेरे को पहुंचना पड़ेगा एंड 8:30 से फिर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, ऐसा है। तो उसने बोला कि मैम प्लीज रिकॉर्डिंग करो, तो हमने वो वाला पार्ट। तो ऐसा किसी का कुछ रहेगा तो वो बताओ, हम लोग करेंगे। सी यू विल लेट अस नो द प्रॉब्लम, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। सिर्फ बताओ, ऐसा। चलो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वाला पार्ट स्टार्ट करें। ठीक है। अ नंबर ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एंड एम्बिगुअस फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैव बीन एक्सेलरेटिंग ओवर द वर्ल्ड, ये तो अपने को पता ही है। करेक्ट है। इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर, इतने सारे, और जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स का अगर हम लोग बेसिकली बात करें, बाकी फ्रॉड्स तो चलो छोड़ो जाने दो, बट अगर फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ही बात करें तो कितने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। अब ये जगह पे क्या होता है ना कि हम लोग ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं जब अपने को कुछ ना कुछ जरूरत होता है, तब हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जब हम लोग को लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि पहली बात तो जब फ्रॉड किसी की अनर्थ होता है, बाहर निकलता है, तो इन दैट केस एक या दो बंदे ही सामने आते हैं कि भाई इन लोगों ने फ्रॉड किया है। बट एक्चुअली देखने जाओ तो परपेट्रेटर सिर्फ एक या दो नहीं होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज इन्वॉल्व। जो हमने फ्रॉड डायमंड देखा है, दैट कैन बी रैशनलाइजेशन, देयर कैन बी इंसेंटिव, देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी, और देयर कैन बी जैसे कि उसका पर्टिकुलर पर्सन का वो पर्सन आई है, या एक जैसे कि उसको दिख रहा है कि वो चीज वो कर सकता है, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपेबिलिटी व्हेन ही हैज। तो ये सारे एंगल्स के हिसाब से होता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, करेक्ट है कि नहीं? तो भी चलो प्रेशर की वजह से वो बराबर है कि आपको करना पड़ा, आपका जॉब खतरे में था, या आपकी फैमिली को उन लोगों ने कंफर्ट पे रखा था, जो भी चीज। बट आफ्टरवर्ड यू हैव टेकन, यू वुड हैव टेकन सम ऑफ द अदर स्टेप। ऐसे तो तुमको फिर कोई भी आके कुछ भी करेगा तो तुम करते जाओगे, ऐसा नहीं होता है। एट सम ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू स्टैंड, जहाँ पे तुमको कुछ पर्टिकुलर स्टैंड लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं है? प्लस 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस मार्केट में, ठीक है, तो ये सारा क्या होता है ना कि मतलब इतने सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं ना, मतलब यहाँ पे भी उन लोगों ने नाम दे, देखो स्टैंडर्ड्स लाइक परमालैट, जेरोक्स कॉर्पोरेशन, सत्यम कंप्यूटर्स, आर हाई प्रोफाइल, एनरॉन का हुआ था, वर्ल्डकॉन का हुआ था, देन हेल्थ साउंड फॉलोड बाय व्हाट से पॉन्जी स्कीम, जो अपना ये 7-8 वाला था, दैट इज नोन एज पॉन्जी स्कीम। जहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था, इतना मतलब मार्केट बबल क्रिएट किया था, इतना बड़ा इन्फ्लेट कर दिया था मार्केट को कि मतलब पीपल हैव लॉस्ट देयर किसी की लाइफ्स एंड पूरे मतलब अर्निंग्स ऑफ देयर एंटायर लाइफ, ऐसा वाला सिचुएशन था। समझ में आया? अब उस केस में क्या हो गया, ये सारी चीजों की वजह से फॉरेंसिक ऑडिटिंग एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग का जो है दैट केम इनटू पिक्चर, दैट केम इनटू दी। समझ में आया कि इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे कम पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ऑल्सो मतलब इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग इट्स ओन पार्ट, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई सारा चीजें आप लोगों का प्रॉपरली पार्ट आ रहा है या सारा चीजें हो रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आया क्या? तो दैट इज द रीजन कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग केम इनटू पिक्चर, इट गॉट व्हाट वी से मोर एंड मोर रिकॉग्निशन। आज के व्हाट वी से डेट में भी देखोगे तो देयर आर वेरियस फ्रॉड्स व्हिच हैव बीन कमिटेड, जो आप लोग के सामने हो रहे हैं, एंड वी आर व्हाट वी से की फेसिंग द इश्यूज आल्सो। समझ में आया? जैसे अभी बैंक्स के अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने सारे फ्रॉड्स है। बीच में जब वो आईआईएफएसएल का आया था, जब एनबीएफसी का पूरा जब जैसे कि इशू हुआ था लास्ट 2 इयर्स बैक, जहाँ पे जैसे कि आईआईएफएल को और इसके पूरे सब्सिडरीज वगैरह सब 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 उसके बीच में आ गए। समझ में आया? तभी एनबीएफसी का बड़ा फ्रॉड आया था। देखो हम लोग मार्केट में हैं, कहीं ना कहीं आज हम लोग नहीं फंसे हैं इतने सारे फ्रॉड्स के अंदर, बट देयर कैन बी ए चांस जहाँ पे हम लोग आगे जाके फंस सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि हम नहीं फंसे तो कोई भी जनरल पब्लिक नहीं फंसा है, देर आर मैनी एंड मेनी। टॉरस जैसा स्कैम जनरल पब्लिक अपने सामने हुआ है ना, जहाँ पे अपने को दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर कंपनी व्हाट इज कि एकदम ऐसा सर्कल पे उसने एक बड़ा एक ऑफिस ओपन किया है या एक शॉप ओपन किया है, एंड दे आर फूलिंग पीपल अराउंड। समझ में आया? तो ऐसे तो छोटे छोटे कितने फ्रॉड्स है, प्लस डिजिटल फ्रॉड्स आज के डेट में वी नो दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन टाइम मेरी क्रिसमस का भी कार्ड आएगा, उसके अंदर भी हो सकता है। यू हैव टू जस्ट एक, अभी मैंने कल ही पढ़ा, ट्रैफिक चालान था किसी का, तो व्हाट्सएप पे आया था, ट्रैफिक चालान ओपन किया, 21 लाख रुपीज अकाउंट से ले लिया, क्लोन करके।
So what we say, clicking on any of the WhatsApp file, giving any data, responding to any message, responding to any email has all become a very critical thing. जब तक आपको 100% श्योर नहीं है कि वो वहां से ही आया है, मत करो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आप लॉग इन करो एंड देन यू सी द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड वाले बहुत बार फोन करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका लिमिट एक्सटेंड हो गया है या लिमिट एक्सीड, मतलब और जैसे कि हम और लिमिट आपको दे रहे हैं, योर लिमिट हैज बीन इंक्रीज, करेक्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और वो कॉल सेंटर से ही करते हैं जनरली, मतलब 99% ऑफ द टाइम दे कॉल फ्रॉम द कॉल सेंटर कि आपका हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस देखा है, वी हैव विजिटेड एंड वी हैव सीन योर रीपेमेंट शेड्यूल, it has been proper, therefore the bank has what we say accepted to increase your limit to xxx amount, ठीक है। For that particular thing you just have to what we say approve some of your details or give me some confirmation on the details and then we can process the request, ठीक है। It may be a genuine call, I'm not saying, but what they ask is उसमें से last 4 digits of your credit card number पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आपका नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे टू चेक वेदर कि आप कितना है, तो आपका करंट बैलेंस, करंट क्रेडिट लिमिट कितना है वो पूछते हैं। अब मुझे एक सिंपल बात है कि ये करने से अच्छा मैं ऐप में जाऊंगी बैंक के, वहां देखूंगी या मेरे मेल्स को चेक करूंगी तो मुझे ऑफिशियल मेल दिखेगा, मैं वहां जाके क्लिक करूंगी तो भी क्या मेरा कार्ड अपग्रेड हो सकता है? यस। हम लोग अगर सी व्हेन द ऑफर इज अवेलेबल इन दैट केस इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय बैंक अकाउंट आल्सो, जहाँ पे अपना व्हाट इज कि नॉर्मल अकाउंट रहता है वहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा, प्लस मेल्स वगैरह भी आते ही है जनरली, ठीक है। तो द प्रेफर्ड ऑप्शन ऑलवेज इन टुडेज वर्ल्ड शुड बी दैट, क्योंकि हमको नहीं पता सामने वाला बंदा जो है वो एक्चुअल कॉल सेंटर से बात कर रहा है, कहीं और से बात कर रहा है, बिकॉज आजकल के नंबर्स दे डोंट ओनली कॉल फ्रॉम दैट 11 वाला नंबर, दे कॉल फ्रॉम एनी रैंडम नंबर। आई यूज्ड टू गेट 6 to 7 calls every day from Kotak Bank for personal loan, every day। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा है कि अभी जैसे क्लास में तो मैं लेके नहीं आती फोन, मेरा बाहर ही रहता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन होता ही है, कुछ भी एक मैसेज आएगा या कुछ आएगा तो पढ़ाते पढ़ाते वो ब्लिंक होगा तो ऑब्वियसली कि ध्यान जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज चाहिए ही नहीं होती, अनलेस कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है या कुछ है तो बात अलग है, बट अदरवाइज नहीं लेके आती। ऑफिस में ऑब्वियसली सामने ही रहेगा आपके, आसपास में रहता है, कॉल्स आते रहते हैं ऑफिस के भी। अरे एंड आई यूज टू हैंडल सच काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के ब्रांचेस से कोई भी ब्रांच मैनेजर ऑफ अ बैंक कैन कॉल मी फॉर अ क्वेरी, रैरोक। तो इन दैट केस ऐसा होता था कि 90% ऑफ द कॉल्स विच आई रिसीव इन ऑफिस वेयर फ्रॉम अननोन नंबर्स। मैं इतने सारे ब्रांच मैनेजर्स का नंबर तो सेव करके नहीं रखूंगी, जो आएगा कॉल करेगा, मैं ये बात करूँ, तब तक मेल पे ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा कौन से किससे है और क्या है। यू कैन नॉट सेव सच काइंड ऑफ नंबर्स, मतलब हर एक का नहीं होता, हेड्स हो गए तो सेव करके रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसके बीच में ये 6 बार कॉल कर रहा है एंड यू हैव टू पिक द कॉल बिकॉज यू डोंट नो कि कौन कॉल कर रहा है या क्या चल रहा है, तो आपको पिक करना ही पड़ेगा। तो तब मैंने एक बार कोटक के वेबसाइट पे जाके, वहां पे उनका व्हाट वी से कि ग्रीवियंस रिड्रेसल वाला पार्ट होता है, वहां जाके मैंने मेल किया था, वहां जाके आई मेल कि भाई ये देखो ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विल बी कि मैं आगे ऑम्बुड्समैन को मेल डालूं वेन यू आर हैरेसिंग द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद से 6-7 महीने तक एक कॉल नहीं, एक मैसेज। So that is the kind of thing. It is not like they cannot do. Example, सब लोगों का ECS होता है, ECS फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स लेते हो आप लोग सब्सक्रिप्शन, तो गूगल पे पे वो नहीं क्या पूछता है कि वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ आता है, उसको ECS को कि वो क्या करेगा, एवरी मंथ अपने आप डिडक्ट करता रहेगा। हाँ, वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको बोलता है कि आपका ECS जाने वाला है, कि प्लीज प्लीज कीप द रिस्पेक्टिव अमाउंट इन द अकाउंट, ऐसा करके वो बोलता है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एनी रीजन, वो किसी का भी हो सकता है, वो नेटफ्लिक्स का हो सकता है, छोटा मोटा 100 रुपया 150 रुपया, आपके एप्पल पे का जो होता है क्लाउड का सिस्टम होता है उसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एन ECS gets bounced because there was not a sufficient balance in there, ठीक है, ये अकाउंट में है, ये अकाउंट में नहीं है, ट्रांसफर नहीं किया, भूल गए, ठीक है, वो जिस अकाउंट में ECS है वो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है, ECS बाउंस, ठीक है, मतलब that there was not a sufficient amount, so what they do is एक बार वो लोग ट्रिगर करते हैं, नहीं हुआ तो मोस्टली सेम डे इवनिंग करते हैं आफ्टर गिविंग अ मैसेज, और दे डू इट ऑन द नेक्स्ट डे कि आप एक सफिशिएंट बैलेंस करके कर दीजिए, हम क्या करेंगे रिटर्न एक बार मांग लेंगे। उसी बीच में ना वो हर ट्रांजैक्शन, भले ट्रांजैक्शन कितने का भी, 45 रुपीज का होने दो, 149 का होने दो, 20,000 का होने दो, दे विल चार्ज यू 700 समथिंग रुपीज फॉर ECS बाउंस पर ट्रांजैक्शन।
पर ट्रांजेक्शन 700 रुपीज। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC ले, ठीक है, मेरे पास अगर 5 LIC पॉलिसी, मतलब ये मेरे फ्रेंड के साथ होता तो हम लोग सब देख लेते, तो हम लोगों ने बहुत ऐसा कुछ देख लिया थे साथ। तो उसके पास 6-7 पॉलिसी है, छोटे छोटे पॉलिसी होते हैं ना, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, ऐसा करके स्प्लिट करके पॉलिसी देते हैं बहुत सारे। तो ऐसा करके 5-6 पॉलिसी, ठीक है, 5-6 पॉलिसी का एक साथ इससे हिट होता है, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, ऐसा करके मिक्स करके 2-2,500 का, 4,000 का प्रीमियम बनता है, ठीक है उसका। तो इन दैट केस ऐसे ऐसे करके पूरा एंट्री हिट होता है। अब फॉर एग्जांपल अकाउंट के अंदर पैसा नहीं, तो दर 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 6 ट्रांजैक्शन का ईसीएस ब्लॉक हो गया। ट्रांजैक्शन कितने का है, 200, 400, 500, ऐसा करके ट्रांजैक्शन। फॉर एवरी ऑफ द ट्रांजैक्शन दे चार्ज 700 रुपीस, 700 into 5 ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल। नाउ अब इतना बड़ा अमाउंट जितने का तो मेरा प्रीमियम नहीं रहेगा, उतने का तो मेरा ईसीएस का चला गया, और अभी तक तो प्रीमियम देना ही है, समझ में। अब इसके लिए अ कॉमन मैन, ठीक है, क्या करेगा, अरे यार मैंने पैसा रखना चाहिए था, ठीक है, मैंने पैसा नहीं रखा तो बैंक ने चार्ज किया, बैंक ने चार्ज किया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 700 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, इट शुड बी बेसिस द अमाउंट ना, कुछ तो परसेंटेज होना चाहिए, इट शुड बी अ बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन सब, ठीक है। बाद में नहीं होता है तो आप इंटरेस्ट देते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब कुछ चलता ही है, मतलब मैं ऐसा ना ही बोलूं कि आप लोग नहीं देते, ठीक है। दैट इज अ फैसिलिटी व्हिच यू आर गिविंग, ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट गिव दैट पर्टिकुलर थिंग, यू आर चार्जिंग 700 rupees for a 149 rupees transaction of a Netflix is a very big amount। उससे 4 महीने का नेटफ्लिक्स है, सिंपल, ठीक है। तो जब कस्टमर केयर में अभी 90% 95% ऑफ द कस्टमर्स, 95% ऑफ द कस्टमर्स विल नॉट कॉल कस्टमर केयर, व्हाई, बिकॉज़ अपना फॉल्ट है कि अपन ने पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन दिस केस अगर मैं कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ, कस्टमर केयर को मैंने बोला कि मेरे को अकाउंट में पैसा नहीं, आई कुड नॉट ट्रांसफर बिकॉज चलो बैंक का कुछ इशू था, गूगल पे 1000 बार चलता नहीं है, ट्रांसफर नहीं होता वो बहुत बार पैसा, करेक्ट है कि नहीं, चलो नहीं हुआ, या मेरे रीजन की वजह से, या मैं भूल गई, चलो नहीं हुआ, 700 rupees per second, what is the calculation behind that, मतलब फिक्स्ड रेट ऐसा। एंड जनरली ईसीएस जो होते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट के ही होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट का कोई ऐसा ईसीएस जो होता है वो जनरली नहीं होता है। आपका ईएमआई वगैरह का होता है वो तो बात अलग है, वो तो डायरेक्टली आपका अकाउंट से ही जो लिंक होता है वहीं से जाता है, अदरवाइज यू पे इफ यू डू नॉट क्लिक दैट ऑप्शन तो, ठीक है। अब इन दैट केस उसने बोला कि ठीक है मैडम मैं आपको 50% रिवर्सल दे दूं, मैंने बोला भाई 50% है नॉट 100%, नहीं हमको 50% तक का अलाउड है, उसके ऊपर नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअल चार्जेस कितना है, actually within a span of 10 minutes on call we got 50%, तब भी के तब चलो कॉल होल्ड पे रखो, ओपन करके देखो आपको दिखेगा कि रिफ्लेक्ट हो गया होगा, तभी के तभी होगा। मुझे बताओ लेकिन कितने कस्टमर है, अभी ये तो अपने को पता है ना कि ये चीज होती है, मेरे को पता है कि ये चीज होती है, बिकॉज मुझे याद है एट अ टाइम कोविड व्हेन आई हैड माय आर्टिकलशिप का अकाउंट, तो वो टाइम पे कोविड कोविड के टाइम पे आर्टिकलशिप खत्म हो गया, तो उसमें पैसे आने बंद हो गए, सैलरी अकाउंट बंद हो गया, मतलब नहीं आ रहा है। 2 महीने के बाद दे विल अपग्रेड इट टू द हाईएस्ट अकाउंट, 20,000 वाला, 20,000 मिनिमम बैलेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हाउ विल आई ब्रिंग 20,000 पर मंथ का एवरेज बैलेंस एंड कोविड इज गोइंग ऑन, मैं कहीं यहाँ पे कोटक बैंक ये वाला जो है अपना आगे राबा वाला, तो उसके पास गई, मैंने मेरा अकाउंट क्लोज करने का, बिकॉज तब तक मेरा दूसरा अकाउंट था, तो मैं वैसे भी सैलरी बंद हुई, तो वहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता, क्लोज कर देते ना, ठीक है, बाकी अकाउंट तो चल रहा है। तो उसको मैंने बोला क्लोज होते नहीं, हेड ऑफिस से करना पड़ेगा, मतलब ब्रांच से करना, एंड कभी सीएससी था तो मेरा ब्रांच भी सीएससी, तो लेकिन नहीं आपको सीएससी में मिला, कोर बैंकिंग से नहीं, उसे उधर ही खड़े उधर ही खड़े लगे, तो मैं कोर बैंकिंग नाम का चीज सुना है, तो बोला वो नहीं, एट द एंड ही डिड नॉट डू दैट, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months कोविड था, तो मैं भी मतलब घर पे ही थी, तो इन दैट केस वो नहीं हुआ पानी, ठीक है। पैसे क्रेडिट आ रहे थे उसके अंदर, अगर गलती से कोई उसमें क्रेडिट मार देता था तो गए मेरे ऑटो डेबिट सीधा, देखते नहीं हो, ठीक है। हाँ सीरियसली, मुझे तब गुस्सा आया था जब ऐसा हुआ था कि आई क्लियर माय सीए एंड वन ऑफ द रिलेटिव ही गिफ्टेड मी 500 रुपीज ऐसा, ये होता है ना कि हाँ कि तुमने क्लियर किया होगा, और उन्होंने वो अकाउंट में किया, और जैसे कि हमें फट करके निकल गया, तो ऐसा लगता है ना यार कि ऐसा है। और फिर इसके जब मैं एक दिन सीएससी गई थी, तो मैं एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी ब्रांच के अंदर जाऊंगी,
तो मैंने स्पेसिफिकली मेरा होम ब्रांच निकाला कहाँ का था, सीएससी का कोटक का। मैं बकायदा टैक्सी करके मैं गई, मैं ब्रांच में बैठी और वो मैनेजर थी, मुझसे बात करी, मतलब मैडम आपके जो लोग है ना वो इस तरह से बात करते हैं, नाउ आई एम इन होम ब्रांच, नाउ आई वांट टू क्लोज, ठीक है। और प्लस मैंने बोला अभी तक का जो मिनिमम चार्जेस है ना, ये पिछले 5 महीने का जो मिनिमम चार्जेस ना जो नेगेटिव दिख रहा है मेरे अकाउंट के अंदर, पता नहीं पहले आपको मिनिमम चार्जेस क्लियर करना पड़ता है, देन यू हैव टू क्लोज द अकाउंट। मैं बोला दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय योर बैंक, आई वेंट टू क्लोज द अकाउंट 5 मंथ्स, तभी से लेके अभी तक का 1 रुपए का मिनिमम चार्जेस मैं नहीं दूंगा, because that is not my fault. That is because your bank employee doesn't know the system of core banking, which the bank is offering, but the bank employee is doing. तो उन्होंने मुझे उधर का कार्ड दिया, उसका खुद का कार्ड दिया, बोले नहीं मैडम यहाँ से नहीं, आप उधर से ही करवाइए, आप बैंक में खड़े रहिए और जो भी रहेगा ना तभी के तभी मुझे वहां से कॉल कीजिए, अगर कोई इशू क्रिएट होता है ना तो आप मुझे वहीं से कॉल कीजिए। अब इसके बाद नहीं होगा ना बेटा, तो मैं आई रिटर्न, मैं इधर गई, वही बंदा चेंज, आपको वो मिलेगा ही नहीं, आपको सिमिलर वो दिखेगा ही नहीं। इतना एट्रिशन है, इतना एट्रिशन है, आपको नहीं मिलेगा। मैं गई, मैंने उसको बोला, तो मैंने बोला कि अकाउंट क्लोज करने का मिनिमम बैलेंस था, बोला अभी पहले उसको रिवर्स, तभी के तभी रिवर्स, एंड रिवर्स होता है, विच एवर इज डिडक्टेड इज विल नॉट बी रिवर्स, मतलब जो कट चुका है, अब जैसे जो आपने पैसा उसके अंदर डाला और जो बाय डिफॉल्ट जा चुका है वो नहीं रिवर्स करेंगे, बट जो नेगेटिव आउटस्टैंडिंग दिख रहा है ना वो लोग रिवर्स करें, और मैं तो लिख के देने के लिए रेडी हूँ। आई केम टू योर ब्रांच, चाहिए सीसीटीवी देख लो अगर चलता होगा ओपन करके देख लो, मैं डेट के साथ बताती हूँ। आई केम टू योर ब्रांच, यार उसको बड़े ब्रांच मैनेजर, ब्रांच जो भी ऑफिसर था मैनेजर नहीं, बट फेमस, बराबर है बस। अब ये सब चीजें पता है क्या किसी के, दिस इज आल्सो फ्रॉड ओनली, दिस इज आल्सो फ्रॉड ओनली व्हिच इज हैपनिंग विद अस, सब सबको पता है क्या ये चीज, मुझे था कितने लोग जाके झगड़ा करते हैं। और अपन जैसे किसके पास टाइम है वैसा वाला, अब वो टाइम पे चलो कि हाँ भाई तभी कुछ था नहीं तो मैं, हाँ हाँ बहुत टाइम रहता है, तभी तो मैंने जाके कर लिया ऐसा, कि भाई अभी रिजल्ट आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ है नहीं फिलहाल के लिए, तो अपन ये सब कर सकते हैं, मतलब ये सब एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं। ये अटेंडेंस है ना, दे नहीं ऐसे 7:30 बजे आने वाले लोगों का नहीं करते हम लोग, चल, ठीक है। तो हाँ चल अच्छा, समझ में आया। सो दीज आर आल्सो द काइंड ऑफ फ्रॉड बीइंग कंडक्टेड, कि जहाँ पे हो रहा है और हमको पता नहीं है कि मतलब पॉलिसी की बैंक ये सब चीजें रिवर्स करती है या पॉलिसी की ये सब होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर ओनली, मतलब 5% मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया शायद, there will be only 1 to 2% of the people who will go to the bank and do such kind of things, and they have the, what we say, right to है obviously, but they have that particular kind of 0 to 5 courage to, क्योंकि वो सीधे नहीं सुनते ना, वो तो पता ही है, वो ब्रांच मैनेजर है, मतलब वो लोग सोचते हैं कि मतलब हम कौन भी है, तुम उसके सामने खड़े रहोगे, तुम मतलब सोचोगे कि अगर मैं अभी बोलूँ ना तो मुझे ब्रांच मैनेजर बना देगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तेरे ही लेवल पे काम कर रही हूँ, मतलब सिंपल है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, किसी को डिमीन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बट मैं बोल रही हूँ कि द काइंड ऑफ थिंग दे शो। उस दिन भी हुआ, कैनरा बैंक 3:59, 4 बजे बैंक बंद है, ठीक है, 3:55 को एग्जैक्टली मैं नीचे पहुंची, मेरे को पैसा डिपॉजिट करना, ठीक है, नीचे पहुंची, मैंने एटीएम जो होता है उधर जाता है, उसके अंदर पैसा जाता है, कैनरा बैंक का जो सिस्टम है उसको इट टेक्स अ मिनट, मैंने डाला, ट्राई किया नहीं हुआ। एक और बार ट्राई किया नहीं हुआ। ठीक है, 2 बार हो गया, तब तक 3:59, मैं ऊपर गई तब तक 4 o'clock हो गया था, कैशियर ने डाल दिया क्लोज, मैंने बोला मैं इधर नीचे खड़ी थी, तुम्हारा एटीएम नहीं चल रहा है, 3:55, आई वाज डाउन, आई वाज डिपॉजिटिंग द मनी, बिकॉज व्हेन आई कम अप तो आप लोग बोलते हो कि आप तो यंग व्हाट वी से की जनरेशन हो, आप नीचे जाके भर सकते हो, ये तुम्हारा डायलॉग, ठीक है, ये तुम्हारा डायलॉग है, पीछे तुम्हारे कियोस्क का डब्बा पड़ा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, नीचे तुम्हारा एटीएम काम नहीं कर रहा है, एंड 4 o'clock इट इज लाइक कि आप लोग बंद कर देते, मतलब एग्जैक्टली 4 o'clock का, मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो मैं 4:30 बजे आ रही थी तुम बोलो कि बंद हो गया, एग्जैक्टली 4 o'clock, तो देखिए 3 नंबर काउंटर पे बात करो, मैं उसकी अंदर मेरे यहाँ चालू कर दो, मतलब छोड़ दो, नहीं करेंगे, मतलब लिटरली यू कैन नॉट फाइट दिस काइंड ऑफ पीपल, they will talk on baseless thing। हाँ वो मशीन का तो होता ही है ना खराब, आप वापस जाके थोड़ी देर में चेक करो हो जाए, और पैसा अटक गया, फिर तुम 20 दिन अटकाओगे, उसका क्या,
इट्स सो सिंपल टू से ना, समझ में आया? सो दिस काइंड ऑफ मतलब व्हाट वी से कि फ्रॉड्स, ये सारे छोटे छोटे फ्रॉड्स हो रहे, प्लस मार्केट में इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे अपने साथ, डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल लेवल पे जो सारी चीजें हो रही है, ठीक है, वो सब चीजों को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इन दैट केस फॉरेंसिक अकाउंटिंग व्हाट वी से बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर द सेम टर्म्स, मतलब वो एक ही जगह पे चलता है मोस्टली, ज्यादा बाइफिकेशन उसके अंदर नहीं। क्लियर है? ठीक है, नथिंग बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर चीजें कुछ ऐसी होती है कि what we do is we sorry we try to find such kind of evidence which should be compatible as per the evidence and the court of law के rules and regulations। मतलब यहाँ पे एक्चुअली पुलिस जैसा ही काम है। We have to find such kind of evidences because sure shot 200% forensic accounting and auditing के बाद the case is going to be filed on these cases, these evidences। Investigation it may or may not be, ये तो इंटरनल कोई भी करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय एनीवन। अब अगर उनको लेना है आगे नहीं लेना है, हमको क्या एक्शन लेना है, वो जिसने इन्वेस्टिगेशन करवाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑडिटिंग इज विद द मोटिव ऑफ फाइलिंग द केस ओनली। डिफरेंस इज दिस, समझ में आया? यहाँ पे जो भी एविडेंसेस आप ढूंढोगे दैट विल बी फॉर एंड टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ टू फाइल दिस। समझ में आया? ठीक है, सो the number of अब यहाँ पे देखो, forensic accounting has established itself as a dynamic and strategic tool in combating corruption, financial crimes and frauds through investigations and resolving the allegations of frauds and embezzlement। There's a new arena of forensic accounting. We need to detect the frauds in companies suspecting the fraudulent transaction। Forensic means suitable in the court of law, as the name suggests। जैसे मैंने बताया कि उसका काम ही वही है। समझ में आया क्या? उसका काम ही वही है। फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? वो ऐसे एविडेंसेस ढूंढता है which will lead you to that particular culprit। सीआईडी सबने देखा है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट सबने देखा है, है ना? पता है तो पाउडर टेस्ट करके बता देते हैं वैसे उतना वाला नहीं, ठीक है? तो इन दैट केस अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फोरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इज बेसिकली दैट ओनली gathering the evidences which will be admissible in the court of to prove that। समझ में आया? ठीक है? Bolgana said that it is within the application of the financial skills and investigative mentality to unresolved issues conducted within the context of the rules of evidence। As an emerging discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and sound knowledge and understanding of business reality and working of the legal system। Obviously, evidences चाहिए। Evidences admissible होगा कि नहीं होगा, that is mainly dependent on the Evidence Act। जो इंडिया का एविडेंस एक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होगा कि नहीं हो। करेक्ट है कि नहीं? बहुत सारी जगह पे होता है कि टाइमिंग डिफरेंस होता है, उसकी वजह से भी एडमिसिबल नहीं है, साइलेंट नहीं है तो एडमिसिबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से, छोटी छोटी रीजन है। मूवीज में वगैरह हम लोगों ने देखा होगा कि इतना मेहनत करके वो कोर्ट में एविडेंस लेके आता है, फिर बोलते हैं कि कोर्ट में ये एविडेंस वैलिड नहीं। करेक्ट है? तो ये सारा उसके लिए अपने को लीगल सिस्टम का जरूरत है कि अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्हाट से की एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। टेस्टिमोनी गिवन एट द टाइम ऑफ व्हाट से कि जब पुलिस हिरासत में होते तो गिवन टेस्टिमोनी इज नॉट वैलिड। कितना भी तुम लोग कर लो, वो जाके पलटेगा तो हो सकता है कि वो चीज वाला जो वो वाला पार्ट है वो एक्सेप्ट किया जाए। विदाउट अ लॉयर व्हाटएवर आई स्पीक इज नॉट वैलिड। मेरे को मेरा लॉयर चाहिए तो चाहिए, सिंपल। करेक्ट है कि नहीं? तो राइट नॉट टू स्पीक बिफोर द लॉयर कम्स, ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जिसकी वजह से आपके एविडेंसेस जो है वो वेस्ट जा सकते हैं। इट इज अ वैलिड एविडेंस बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर थिंग इट इज नॉट एविडेंस। एविडेंस वैलिड होना और एडमिसिबल होना दोनों में फर्क है। एविडेंस वैलिड है बट इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ, व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ इशू इन दैट। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो इन दैट केस लीगल सिस्टम पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम लोग फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड्स को निकालने जा रहे हैं तो हु बेटर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु विल अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड द वर्किंग ऑफ द कंपनी। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो a CA plus LLB will be a best combination for this। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली वी विल हैव टू डू अ लिटिल मोर डिगिंग एंड स्टडी द एविडेंस। या अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, व्हाटएवर दिस। या तो आप सीखो या वैसे सिंपल। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, so however the definition of the forensic accounting keeps on changing in response to the growing needs of the corporation। Simply stated, forensic accounting includes the use of accounting and investigative skills assisting the legal matters। Important definition, forensic मतलब court of law के लिए होता है, using the science and technology in investigation and establishment of the facts and the evidence of the court of law। In today's world, अभी science in case of अगर मैं बोलूंगी
तो आपका व्हाट वी से कि साइंस इज बेसिकली जो हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी बोलो ये सब चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे लाइट डिटेक्टर हो गया, लाइट डिटेक्टर, ठीक है। अब अगर मैंने कोई ब्रांच मैनेजर है, किसी ने जिसने भी कंपनी के अंदर फ्रॉड किया उसको बिठा दिया ये सब चीजों को लेकर, तो दैट इज आल्सो द एविडेंस वाला पार्ट, उसका जो रीडिंग्स आता है दैट इज द एविडेंस वाला पार्ट, ठीक है, कि उसको किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। एंड दूसरा पार्ट हो जाता है बेसिकली कि आप लोग टेक्नोलॉजी को तो आजकल यूज करते ही हो, बिकॉज आजकल के डेट में वी यूज वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग टू फाइंड आउट द एविडेंस कि भाई क्या हुआ रहेगा। तो हम लोग जब जैसे कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, हम लोग डेटा माइनिंग करके सारा चीजें निकालते हैं, और जितना डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो सारा चीजें हम लोग निकाल के एविडेंसेस को कोलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। समझ में आया? क्लियर? Forensic accounting, the integration of the accounting, auditing, and investigative skills yields the specialist of the specialty of the forensic accounting. It is the study and interpretation of the accounting evidences. It is application of the accounting methods to tracking and collection of the forensic evidences, usually for investigation and prosecution of criminal acts such as embezzlement or frauds. समझ में आया? तो सेम अकाउंटिंग है जो अकाउंटिंग अभी तक हम लोगों ने किया ना, फोरेंसिक अकाउंटिंग में कोई अलग एएस या कोई अलग इंडेक्स नहीं अप्लाई होगा, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए, अकाउंटिंग वही है, जस्ट उसमें हम लोग एक फॉरेंसिक माइंड लगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट एविडेंस फाइंडिंग माइंड लगा रहे हैं टू चेक कि ये जो अकाउंटिंग हुआ है इसके अंदर कहाँ पे फ्रॉड है, किसने किया है, कैसे परपिट्रेट हुआ, एंड व्हाट वाज द आउटकम एंड हु आर द पीपल इन। समझ में आया? एक 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 ट्रांजैक्शन को ट्रेस करो, आपको पूरा मिलेगा। वो रिपोर्ट जो मैंने आपको भेजा उसके अंदर फॉरेंसिक अकाउंटिंग का फाइंडिंग्स की है, अगर आप ओपन करके पढ़ोगे तो एग्जैक्टली दे विल गिव यू द एंटायर डिटेल्स, ये डेट का ईमेल था, ये डेट का ये था, ये डेट का मीटिंग हेल्ड हुआ, ये डेट का अप्रूवल है, ये डेट का मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, तो दिस इज ऑल द फॉलो ऑन प्रोसेस। समझ में आया? इज दीज ऑल एविडेंसेस एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यस। ओरली अप्रूवल होता तो नहीं होता था, ईमेल एविडेंस है, एविडेंस है ना। अब देखो एमडी का ईमेल है, वुड यू हैव द एक्सेस डायरेक्टली टू द एमडीज ईमेल? आईडी वाले को बोला होगा, कहीं ना कहीं बैकएंड से वो ईमेल का बैकअप निकाला होगा, उसके अंदर इतने थाउजेंड ऑफ ईमेल के अंदर आपने सर्च किया होगा, दैट इज नोन एज व्हाट डेटा माइनिंग। आप अलग अलग कीवर्ड्स, अलग अलग वर्ड से किए करके सब्जेक्ट्स में सर्च करोगे, ट्रायल एंड एरर्स मारोगे, तब जाके आपको कहीं पे वो ईमेल्स मिलेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल देयर आर 20,000 ईमेल्स इन पास्ट 5 इयर्स या 30,000 ईमेल्स इन पास्ट 5 इयर्स, यू कैन नॉट सिट एंड यू कैन स्पेंड 2 and 3 days की वो पर्टिकुलर एक ईमेल आप स्कैन करो, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होता है ना ये सब चीजों के, मतलब भाग जाएगा वीडियो। समझ में आया क्या? मतलब भाग जाएगा, तो इन दैट केस यहाँ पे टाइम लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सच केसेस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे ट्रायल एंड एरर्स ढूंढने पड़ेंगे, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे द चांसेस ऑफ द एविडेंस इज गेटिंग अप इज मोर। So these are all the technologies and the scientific methods which we use to find the evidence. समझ में आया? बुक डेफिनेशन क्या है? Forensic accounting is the application of investigative and analytical skills for the purpose of resolving financial issues in a manner meeting standards required by the court of law. समझ में आया? ठीक है? Forensic accountants apply the special skills in accounting है अपने पास. Do we know accounting better? Auditing, finance, quantitative methods, certain areas of law, research and investigative skills to collect, analyze and evaluate the evidential matters. समझ में आया? ठीक है? रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? लाइफ में नहीं, देख ठीक है, बेसिकली दोस आर द इंडिकेटर्स which will say you कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा। समझ में आया कि नहीं? करेक्ट है। If you ignore the red flags, you will be in trouble. बराबर है, but you identify the red flags and take the actions accordingly, then you can find them in the right. समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे बोला, रेड फ्लैग्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द वार्निंग इम्पेंडिंग अ डेंजर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। समझ में आया? जैसे ही आपको वो ट्रिगरिंग पॉइंट मिल जाता है, ऑडिट करते टाइम भी अपने को बहुत बार मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है कभी कभी कि भाई ये तो बहुत बड़ा चीज होगा, जहाँ पे व्हाट से कि इंटरनल कंट्रोल लैप्सेस बहुत ज्यादा है, फ्रॉडलेंट चांसेस होने की ज्यादा है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुआ है, उसका कोई एक इनिशिएशन आपको मिला है, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंडिकेटर्स। अगर आप इंडिकेटर्स को लेके आगे बढ़ते हो तो यू शुड बी ऑन अ राइट ट्रैक, मतलब वो आपको राइट ट्रैक पे लेके जाने का चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? बट यू इग्नोर देम, देन इन दैट केस यू विल बी गोइंग देयर एंड देयर, मतलब वो राउंड एंड राउंड आप घूमते रहोगे। Red flags does not necessarily indicate existence of a fraud, however, they are indicators that caution needs to be exercised while investigating the situation. समझ में आया कि नहीं? Correct? They can be classified as financial performance red flags, accounting system red flags, operational flags, behavioral red flags. Behavior में changes होता है तो भी समझ में आने लगता है।
कि बंदे को कुछ तो प्रेशर है कि क्या है, मतलब इतने टाइम से हम एक पर्सन को देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं दिखा, आज अलग दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, कुछ तो चाहिए। समझ में, अकाउंटिंग के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, सिस्टम हैक हो रहा है, व्हाट जैसे कि कोई तो फ्रॉड, व्हाट जैसे कि आपको ऐसा एंट्री मिला है जो मेकर चेकर मैकेनिज्म नहीं फॉलो हुआ है, जो भी रीजन, ठीक है। सो दीज ऑल कैन प्रोवाइड यू द एविडेंसेस दैट सम और द अदर थिंग इज रॉन्ग। क्लियर विद दिस? ठीक है, एक एग्जांपल क्या दिया देखो, एग्जांपल्स ऑफ फोरेंसिक्स, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एन anonymous handwritten letter through the mail containing serious death threats against the CEO and his family, ठीक है। घर पे आके चिट्ठी डाल के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, द लेटर इंडिकेटेड द फैक्ट दैट bodily harm may be inflicted on the children of the CEO unless he took some specific actions to send specific amount of the cash in currency notes within a specified period of time in such a manner where the identity of the receiver was to remain unknown। बराबर है कि नहीं है? वही कचरे के डब्बे में बैग डाल के चले जाओ, ठीक है। लेटर कैसे बनाया? न्यूज़पेपर में लेटर्स को कट कर करके चिपकाया या प्रिंट किया। समझ में आया? ठीक है ना। The CEO immediately informed the police regarding who took the letter and the envelope it came in says for forensic analysis, ठीक है। The lab undertaking the forensic work examined the paper used, the possibility of capturing some fingerprints on the letter and envelope, मिल सकते कि नहीं मिल सकते? करेक्ट है। Scrutinize the manner in which the writing was done, such as the ink used, finding out the nature of the writing इतना नहीं? अच्छा, ये बेंच ना, ये विंटर वाले में आगे रहती है, पीछे एकदम हम लोगों ने जगह कर अरेंज करना पड़ेगा उसको पूरा, ठीक इसलिए आ गया रहने तो बराबर खुल रहा था दरवाजा। चलो, हाँ अभी यहाँ पे वो लोग क्या करें, हम तो थोड़ा एकदम एकदम एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, मतलब वो न्यूज़पेपर कटिंग वाला, इधर वो इंक ढूंढ रहा है, मतलब शायद लिखा होगा अगर आपको, ठीक है। तो इंक यूज्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द राइटिंग इम्प्लीमेंटेड, डिप्लॉयड एक्सपर्टीज ऑफ द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट टू डेसिफर द पॉसिबिलिटी ऑफ द राइटर एंड एटसेट्रा, मतलब ऑब्वियसली अगर कंपनी के अंदर से किसी का आया है तो आप हैंडराइटिंग वगैरह मैच करके चल सकते हो, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। The police also undertook an investigation of the possible suspects and collected various samples of the handwriting of their suspects to allow the forensic experts to match the handwriting. Obviously, तो किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसको खड़ा रखकर पूछते हैं आपको किस पे शक है? फिर उससे लिखवा के लेते हैं ना कि भाई हाँ हाँ ये लिख के दो देखने के लिए कि तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा मैच हो रहा है कि नहीं। समझ गया? All the above mentioned techniques deployed to analyze the only true available letter and envelope are generally referred to as forensic work। मतलब अपने पास अभी एविडेंस के नाम पे क्या था? सिर्फ यही था। तो इससे पॉसिबल जो जो चीजें थी वो सब हमने, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब ये जनरल फोरेंसिक्स का था, क्योंकि ये क्या था, ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड नहीं था, दिस वाज अ डेथ थ्रेट, दिस वाज अ जनरल केस, क्रिमिनल वाला केस जो होता है वो वाला था, ठीक है। एग्जांपल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग ऑफिसर इन अ फार्मा कंपनी परफॉर्म्स अ रेगुलर रिकंसिलिएशन बिटवीन फिजिकल इन्वेंटरी इन द फैक्ट्री एंड द इन्वेंटरी कैलकुलेटेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल केस, पहला, फार्मा कंपनी के अंदर इन्वेंटरी इज अ वेरी बिग एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनऑथराइज्ड वे में वो ड्रग्स जाने ही नहीं चाहिए, मेडिसिन एंड ड्रग्स। देयर आर व्हाट से एक्स क्लासिफाइड वगैरह होते हैं बहुत सारे ड्रग्स, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विदाउट चीजें वो नहीं जानी चाहिए, करेक्ट है। एंड आपको पता है वो बैकग्राउंड होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। नाउ इन दिस केस, ठीक, आपको पता है कितने बार आप अगर मेडिकल में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाओगे, चाहे प्रिस्क्राइब एज एच और पीछे लिखा हुआ रहता है, मतलब आप वो मेडिसिन लोगे ना, बॉटल होगा या टैबलेट होगा, उसके पीछे लिखा हुआ है ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग ऐसा करके लिखा हुआ है। And for that purposes, the medicals are compulsorily required to keep a xerox of your prescription with them. Compulsory. कितने वाले मेडिकल वाले हैं? हमारा पास जेरॉक्स मशीन नहीं है। आप फोटो लेके रखो, वो भी चल जाएगा आजकल की वर्ल्ड में, तो जो भी है नाम लिख के रखो, रजिस्टर एक मेंटेन करो, आप फोटो लेके रखो, नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ व्हाट इज पूरा आपको कॉपी जेरॉक्स मशीन बिठाने की जरूरत है, बट दैट इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कल अगर किसी को कुछ होता है या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, देयर इज अ प्रूफ कि कौन से डॉक्टर ने ये दिया था, नहीं था, कैसे था, क्या था, वो आपको पता चलेगा ना वहां से। फॉर दैट एवरी मेडिकल इज रिक्वायर्ड टू डू दैट पर्टिकुलर। अपने यहाँ पे तो पहला ये चलता है कि मेडिकल का, फार्मेसी का जो सर्टिफिकेट है वो बिकता है, ये तो छोड़ दो, वो वहां से चलते हैं। कुछ नहीं, मतलब लिटरली दिस इज द थिंग, साइंस में अगर कुछ नहीं हो रहा है, एक काम कर फार्मेसी कर ले, एटलीस्ट सर्टिफिकेट को रेंट पे देके पैसा तो आएगा मंथली। लिटरली दिस इज द थिंकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ पीपल, अगर आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं करना है, तुम सर्टिफिकेट दे दो फिर,
मंथली का 30-40 हजार तो मिल जाएगा, जैसे घर रेंट पे देते हैं ना वैसा। हाँ सर्टिफिकेट रेंट पे दिए हैं। समझ में आया? चलो, तो ये समझ में आया। अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग वाला पार्ट करें जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कैसे होगा। ठीक है ना? He takes the opening physical inventory as reconciled last month and adjusting the purchase and sales during the month along with production, wastages, shrinkages, जो भी हुआ। मतलब कि देखो मेडिसिन है तो हवा के कांटेक्ट में आ गया तो श्रिंक वगैरह हो सकता है, इन द सेंस इवेपोरेट वगैरह हो सकता है, ऑल द केसेस आर पॉसिबल। ठीक है? ब्रेकेज फॉर एग्जांपल जो पीछे का अपना वो ये रहता है, किसी की दवाई के पीछे कवर रहता है, टूट गया, खराब हो गया, जिसकी वजह से मेडिसिन निकल गया या वो सब चीजें, पिल्फरेजेस वगैरह, वो सब ऑब्वियसली दैट इज द नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एज द केस डिपेंड्स, जो भी रहेगा। ठीक है? During the month, he calculates the theoretical inventory at the close of the last day of the month. This time he noticed a large discrepancy after double checking the figures. He could not understand why he had large reconciliation. तो उसने क्या किया पता है क्या? उसने डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं देखा, उसने ओपनिंग इन्वेंटरी लिया, साल भर के परचेजेस और सेल्स को एडजस्ट किया, वेस्टेजेस को एडजस्ट किया, he arrived at his theoretical number of closing कि इतना होना चाहिए, whereas इतना है। ये कंपैरिजन कि भाई मैं अगर साल भर के परचेजेस को ऐड करूं और सेल्स को माइनस करूं, जो भी लॉसेस हुए जो रिकॉर्डेड है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर मैं उनको एडजस्ट करूं तो ये सब करने के बाद मेरा इन्वेंटरी एट द क्लोज ऑफ द ईयर इतना दिखना चाहिए, whereas एक्चुअली जब मैं सामने चेक करूं तो इतना है, तो उसको डिस्क्रिपेंसी मिला। ठीक है ना? टू आइडेंटिफाई द रीजन ही अंडरटूक अ रिव्यू ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द सम ऑफ द लार्ज इन्वेंटरी, आइडेंटिफाइंग द वेरिएंस इन द किलो वेट टर्म्स। ठीक है? Thus, he noticed that some large expensive raw inventory items received during the month could neither be located in the showroom nor in the factory production floor. तो बहुत सारे आपके मेडिसिन से जो मिले नहीं। ठीक है? He tried to trace these receipts to the specific production runs to see that they have been used for medicine, मतलब बनाने के लिए अगर कुछ इशू किया रहेगा वो केमिकल्स वगैरह तो वो देखना। Finally reviewed the wastages record to see if any has been discarded, plus जितना भी अगर आपको पता होगा तो ये मेडिसिन का वेस्टेजेस भी होता है, that should be in a specified manner, ऐसा नहीं कि कचरे के डब्बे में, समझ में? दे शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड। हाँ, उनको प्रॉपर्ली आप लोग को पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ता है बेसिकली, आप उनको ऐसे ही मतलब थ्रो नहीं कर सकते। करेक्ट है? When he received no plausible explanation, he concluded there is a serious possibility of pilferage of the expensive raw materials and asked the security head to investigate the matter. समझ में आया? Now this was a red flag. Can we treat this as a red flag? Yes. Discrepancy की जो आप लोग का discrepancy जैसे ही आया, and when the discrepancy was not reconcilable, at that point of time the red flag arise कि there is some or the other issue which is going on in the organization. अगर बंदा उसको इग्नोर कर देता तो ये चीज बाहर नहीं आता। What he did was he went one step further and he saw कि भाई क्या है क्या है क्या है, तो he followed that red कि क्या इशू हो रहा है। करेक्ट है? तो इन्वेस्टिगेशन लेड टू सीसीटीवी, ऑब्वियसली सीसीटीवी वगैरह होता है आपके स्टोरेज के अंदर, तो आप वो वगैरह चेक करोगे to identify few instances of short delivery by the inward people. The detailed analysis by the accounting officer was an example of forensic accounting techniques to identify the accounting fraud. तो यहाँ पे जो डिटेल्ड लेवल का उसने चेकिंग किया, देखो ये जगह पे अगर मैं एक नॉर्मल अकाउंटेंट का बात करूँ तो उसका काम क्या है? चेक करना, डिफरेंसेस आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर देना, या वेरिएंस आ रहा है और किसी की उसको जो भी है रिकॉर्डिंग वगैरह कर देना, डिफरेंसेस को आप लोग को बताना है। बट डिड ही स्टॉप देयर? नहीं, उसने सारे एंगल्स को एक्सप्लोर किया, उसने उसका रीजन फाइंड किया, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, इसलिए चेक करना, रिकंसिलिएशंस करना, सारी चीजें चेक करना, ये सब। और जैसे कि पहली बात तो ओपनिंग इन्वेंटरी से आना इज अ बड़ी बात। हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंटरी को चेक करते हैं और उसको रिकॉर्ड्स के साथ चेक करते हैं, बट ओपनिंग के साथ जब आप रिकंसाइल करने जाओगे तो अलग इफेक्ट आ सकता है उसका। ऑब्वियसली अपने पास उतना टाइम नहीं होता, प्लस द काइंड ऑफ कैलकुलेशंस व्हिच आर देयर इज वेरी हाई। ये तो वो लोग मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, उनका तो इंटरनल काम, दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ इन्वेंटरी ओनली ना, तो वो कर सकता है। बट अपने पास जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तब इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये पूरा ऐसा इस तरह से पूरा अकाउंट बट से कि पूरा ऑडिटिंग वाला पार्ट चेक करें। ठीक है? तो हम तो क्या करते हैं, क्लोजिंग वोजिंग चेक करके जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं वो ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंस कभी मिला तो अपना भी आगे जाता है कि भाई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वगैरह हो सकता है। करेक्ट है? बट यहाँ पे सीसीटीवी का चेकिंग बोलो, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बोलो, रिकंसिलिएशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बोलो, आस्किंग पीपल बोलो, स्पेसिफिकली पूरा प्रोडक्शन चेक करना कि कितना गया है, वेस्टेजेस का रिकॉर्ड चेक करना, दिस इज ऑल नथिंग बट गोइंग फॉर फाइंडिंग एविडेंसेस। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग वाला पार्ट नहीं हुआ, ये कौन सा अकाउंटिंग हो गया? फॉरेंसिक अकाउंटिंग के नॉलेज। समझ में आया द डिफरेंस? ठीक है? एक नॉर्मल अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग के केस का। क्लियर विद द पार्ट? ठीक है? हाउ फोरेंसिक अकाउंटिंग एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑडिट। तो सबसे पहला चीज देखो यहाँ पे अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट का पूरा मीनिंग क्या है और रीजन क्या है। ठीक है? नाउ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ लीगल मैंडेट, करना ही पड़ता है।
ठीक है, कंडक्टेड बाय सीए, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो, अपना ऑब्जेक्टिव इज ट्रू एंड फेयर पिक्चर। एक तो सबसे पहला चीज अपन रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, कंप्लीट अश्योरेंस नहीं देते। फॉरेंसिक वाला बंदा या फॉरेंसिक का जो एविडेंस रहेगा वो कभी भी रीजनेबल नहीं होगा, कंप्लीट, because that is targeting a particular person or a group of person which cannot be having a doubt वाला से वहां पे या तो है या तो नहीं, समझ में आया? because that can cost lives, मतलब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा ना, लीगल एक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इफ्स एंड बट्स पे खेल सकते हैं क्या? नहीं। पर हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नहीं है, हमने चेक भी नहीं, करेक्ट है कि नहीं है? तो वही सिनारियो पे चलते हैं। फोकस कहाँ रहता है? जनरल है, ओवरऑल व्यू देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि हमारा काम सिर्फ एक इन्वेंट्री पे नहीं है, अगर मैं इन्वेंट्री पे इतना टाइम लगा दूं तो मेरे बाकी एरियाज कब होंगे? अपना चीज तो वो होता है ना कि भाई मेरे पास तो और एरियाज भी है, मैं कब खत्म करूं? करेक्ट है। अप्रोच जो रहता है दैट इज बेसिकली कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव टेस्ट प्रोसीजर्स है। करेक्ट है। हम लोग कंक्लूसिव एविडेंसेस ढूंढने जाते हैं क्या? नहीं। द मेन थिंग वी यूज सैम्पलिंग एज अ प्रोसेस। करेक्ट है। नेक्स्ट, टारगेट आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर है। अपना मटेरियल इश्यूज को फाइंड करने का काम है ना अपना। स्किल्स क्या है? टेस्टिंग, चेकिंग, एनालिसिस, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, द वेरियस प्रोसेसेस व्हिच वी अप्लाई। करेक्ट। प्रिजम्पशन क्या रहता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड, जब लगेगा तब हम यूज करें। कुछ गलत ऐसा लेके जाते हैं कि हम लोग नहीं। वेर एंड प्रोफेशनल केयर लेना पड़ता है ऑब्वियसली दैट कि हम लोग को जो पता है हम लोग वो चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके चले, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड लास्टली आउटकम इज अ ऑडिट रिपोर्ट और व्हाट इज ऑडिट ओपिनियन। करेक्ट है कि नहीं है? वेरएज अगर मैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग का बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आते हैं? ठीक है। सो इन दिस केस फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज टू सपोर्ट अ लीगल केस। पहला ही पॉइंट डिफर हो गया। लीगल केस जैसे ही बोला तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तुमको क्या लगता है हाई कोर्ट में जज तुमको ऐसे ही खड़ा कर देगा? नहीं ना। करेक्ट है। नॉन सीएस आर परमिटेड हियर। कोई भी कर सकता है जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है ऑब्वियसली। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड देख रहे हो तो फाइनेंस नॉलेज चाहिए ही, प्लस लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी। समझ में आया? तो मैं बोलूंगी सिर्फ सीए इज ऑल्सो नॉट व्हाट यू से कि एक्ट फॉर द जॉब, एंड ओनली अ लॉयर और ओनली अ नॉर्मल पीपल इज ऑल्सो नॉट एक्ट फॉर द जॉब। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, clear with this, which will be best fitting that particular purpose. Second, report and findings of the evidence is discovered हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। प्राइमरीली किस पे फोकस्ड रहता है? फाइनेंशियल्स पे बेसिस पे रहता है, क्योंकि जनरल अपने जो लॉ एंड ऑर्डर वाले अभी मतलब डेथ थ्रेट्स और ये सब चीजें तो अपने जनरल इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीएआई के अलग स्टैंडर्ड्स है इसके लिए जो अप्लाई होते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। एंड देयर आर कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय आईसीएआई फॉर दिस। अलग से सर्टिफिकेशनल कोर्सेज होते हैं ना आईसीआई के, उसमें बहुत सारे कोर्सेज है जो इसके कंडक्ट होते हैं। आप लोग को अगर करना रहेगा आगे जाके, कभी किसी का ऐसा इच्छा रहेगा तो दे कैन कैरी आउट दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशनल कोर्सेज ऑल्सो। समझ में आया? क्लियर है? सिस्टम्स ऑडिट का होता है आईसीएसए का, बराबर है कि नहीं? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स ऑडिट का वो से अलग से कोर्सेज होते हैं, इसका होता है। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिट का होता है। ये इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स वगैरह अलग होते हैं। अपने इसमें क्या एक चैप्टर दे दिया सिर्फ, बट और स्टैंडर्ड ऑडिट पूरा सिखाया विद एसेज एंड एवरीथिंग। इंटरनल ऑडिट के जो स्टैंडर्ड है सिर्फ नाम दिया है, अपने को देखा था हम लोगों ने, सिर्फ लिस्ट दे के रखा है हम लोगों को। ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से पूरा होता है सर्टिफिकेशनल कोर्स, कि अगर आपको सिर्फ इंटरनल ऑडिट में अपना आगे जाके करियर बनाना है तो आप ये कोर्सेज वगैरह करके दैट विल गिव यू अ वैल्यू एडेड और जैसे कि डिटेल्ड एनालिसिस, जहाँ पे आप लोग को वो चीज आगे करियर में भी है। समझा ना? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड एविडेंसेस लेके आ रहे हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। फैक्ट्स एंड एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? 100% कंप्लीट एश्योरेंस वाला चीज। क्लियर है? फोकस नैरो है, जिधर इशू होगा उधर ही देखेंगे। अगर मुझे पता है कि इन्वेंट्री में इशू है तो मैं बाकी एरिया चेक करूंगी क्या? फिर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरिया चेक करूंगी? इन्वेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच फोकस्ड टेस्टिंग टू कंफर्म सस्पिशन एंड एलिगेशन। बराबर है कि नहीं है? अपने को पता है ये एरिया में इशू है तो हम वही एरिया में बात करेंगे और वही एरिया का सस्पिशन दूर करने का या तो एविडेंसेस फाइंड करने का काम करेंगे। टारगेट क्या है? कंफर्मिंग द नेचर ऑफ द वायलेशन, क्या वायलेशन हुआ है। स्किल्स स्क्रूटिनी, एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, इंटरव्यूज। यहाँ पे ढूंढना पड़ता है ज्यादा, मतलब आपको जाके चेकिंग करना पड़ता है। ऑडिटर जाके कभी भी ऐसा कबर्ड खोल के चेक नहीं करता है डायरेक्टली, जब तक अपने को एकदम ऐसा हाई लेवल जरूरत नहीं पड़ता। बट यहाँ पे वो सब चीजें करनी पड़ सकती है क्या? यस। समझा? प्रिजम्पशन न्यूट्रलिटी, कोई प्रिजम्पशन लेके हम लोग नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? आउटकम इट इज द प्रेजेंट एविडेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दे शैल जज कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं।
हम लोग का काम यही है आउटकम की एविडेंसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ को प्रेजेंट करना, एविडेंसेस देना। क्लियर विद दिस? समझ में आया? This infographic shows how forensic accounting is a separate mandate altogether and designed primarily to provide the support to legal cases. So these will only be the case. जैसे जब किंगफिशर एयरलाइंस का हुआ था, तो जब लीगल केस फाइल होगा तो उसके बाद फोरेंसिक अकाउंटिंग कैरी आउट हो सकता है टू चेक द एरियाज वेयर द फ्रॉड्स हैव बीन परपेट्रेटेड। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। फोरेंसिक प्रोफेशनल्स डज नॉट कंडक्ट द ऑडिट यूजिंग द सैंपल सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। सबसे पहला और बड़ा चीज, बराबर है कि नहीं है? करेक्ट है। यहाँ पे हम सैंपल यूज करते हैं क्या? नहीं। करेक्ट है। where it can be challenged, cross examination वगैरह कर सकते हैं। Audit report with any opinion is issued by the professional as his mandate is limited to present his findings to superior authority, who will examine the form these from the legal point of view to establish whether the law has been violated or not. Understood यहाँ तक का part? So forensic accounting is response to the event. It is not a every year process. जब होगा कुछ इशू तभी होगा। ऐसा तो सकता है कंपनी 40 साल से चल रही लेकिन एक भी फोरेंसिक अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं हुआ। करेक्ट है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है फॉर एविडेंसेस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज मैंडेटरी कंप्लायंस विद सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? ये अगेन डिफरेंशिएशन वैसे ही अपने को दिया हुआ है ऑडिट, और ये जो अपने ऊपर पड़ा उसी का डिफरेंशिएशन अपने को यहाँ तक देके रखा। क्लियर विद दिस पार्ट? एक बार यहाँ तक चेक कर लो। फिर फोरेंसिक प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं, मतलब अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अगर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग अगर ये पर्टिकुलर चीज के अंदर ट्राई करें कि हम लोग ये फील्ड में एक्सप्लोर करें, तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट वी से की नॉलेज वी शुड हैव। समझ में आया? वो अपने को चेक करना है। चेक कर लो एक बार फिर आगे। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट का शेड्यूल आज शाम को ऐप में अपलोड हो जाएगा, मई एंड ये जनवरी में। आप लोग अपलोड हो, तुम लोगों का तो अभी नीचे चलेगा। हाँ तो आ जाएगा। हाँ हाँ, एक एक दो दो चैप्टर ही रहेगा, तो वो दे दोगे ना? हाँ तो वो तुम लोग को भी डाल दोगे, तुम लोग को भी डाल दोगे। 28 वाला को जो चैप्टर हुआ है सिर्फ वही आएगा, मतलब जो हो चुका है सिलेबस के अंदर वो जब टेस्ट होगा वो आपको देना रहेगा, बाकी का नहीं दोगे तो चलेगा। ऑब्वियसली नहीं देना है क्योंकि हुआ है। समझ में? ऑडिट का भी लो। हाँ बेटा। ऐसे लगी ड्रेस सब करते हैं, सब मैंने देखा है। हाँ मतलब जब जाते हैं ना हाँ। फिर बाद में निकल के है ना जल्दी जल्दी। हाँ तो आया ही नहीं उस दिन, तो मैं क्या करूँ?
कहाँ पे गया है? और एक गया था, ग्रीस देश को करके नॉर्मल आ रहा है। उसे ग्रीस देश को हाँ वही तो लेंगे जो दिल्ली में अच्छा दोनों एक ही दिन में हो गए। मैं कार से गया था। हाँ ऐसे परिस्थिति था बारह है ना। तू गया वहाँ पे हाँ गया था कभी? पिछले साल ये भी तो त्रिम्बकेश मतलब कैसा मैं बताती हूँ। त्रिम्बकेश्वर में गई थी बट मंदिर में मैं नहीं गई थी। त्रिम्बकेश्वर भी सेम हुआ, लाइन बहुत बड़ा था तो हम लोग मंदिर लाइन में रुक के गए थे, बाहर आ गए तो मेन जो था वो नहीं देखा हमने। महाकालेश्वर में नहीं देखा बट वो भी कैसे जो जनरल लाइन था ना जो बाकी का रहता उनको एकदम सामने वाला नहीं दे रहे थे कि वहाँ पे जाके ऐसे दर्शन वगैरह करो। वो ऐसे लाइन करके ऐसे जाते रहते तो आप सामने से दर्शन करो, यहाँ से चले जाओ वैसा था। बाकी मैं त्रिम्बकेश्वर मंदिर पे गई हूँ। मेरे को लाइन वगैरह में रुकना नहीं पसंद है तो एक कैसा था ना हम लोग एक बार शिवरी गए थे, हम लोग को 4 घंटा लगा था लाइन में। तो फिर पता चला कि वीआईपी पास वगैरह भी अब रहता है तो हमने डिसाइड किया था कि मतलब इधर जा रहे हैं ना बाकी सारी जगहों पर तो हम लोग वो वीआईपी लाइन में ही जाएंगे। तो अभी हम लोग महाकाल में गए, वीआईपी लाइन इतनी बड़ी थी, मतलब वीआईपी लाइन 1 घंटा और फिर हम लोग का 2 बार दर्शन हो गया। 1 घंटा लगा। काल भैरव में तो वीआईपी पास नहीं नहीं 4 घंटा लोग रात को गए थे और पता है हम लोग फिर भी बच गए, मतलब हम जिस टाइम पर ऐसे दर्शन हुआ ना उसी टाइम पर आरती चालू हो गया और नहीं सबको निकाल रहे थे क्योंकि वो लास्ट टाइम था उसके बाद मंदिर बंद होता है तो सबको खींच खींच के निकाल रहे थे। मतलब समझ हम लोग अगर उसके बाद रुके रहते तो दर्शन ही नहीं होता। 3-4 घंटे की लाइन में रुकने के बाद फिर दर्शन ही नहीं होता तो काल भैरव देखा हमने। ओमकारेश्वर में हम वीआईपी लाइन मतलब हम लोग गए पास लेने, बोला एक दिन पहले बुकिंग करना था वीआईपी। वो कहाँ? हाँ ओमकारेश्वर वहाँ पे 3 मंदिर थे ओमकारेश्वर में बट मेरा हमको बोला 1300 में आपको वो जो हाँ वो उसका पूरा आपको वो क्या बोलते हैं शिवलिंग पे पानी वगैरह भी चढ़ाने मिलेगा। और मेरी पूरी कैपेसिटी यार ओमकारेश्वर पहुंचने में हम लोग को उज्जैन से 6 घंटा लगा और फिर हमारा दर्शन ही नहीं हुआ। मेरे को वो बस मतलब थोड़ा लगा चांस ही नहीं था। जो लोग आधी लाइन पूरी करके गए थे ना आधी लाइन से बाहर आ गए। सैटरडे का दिन था। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है उनका, हैंडल करने वाला नहीं। उज्जैन में कैसे फटाफट वो कर रहे थे। हाँ महाकाल में मेरे को आधे हम लोग का पहला दर्शन आधे घंटे में हो गया फिर हम वापस से लाइन में गए 1 घंटा में हो गया दर्शन। बस मार्क्स नहीं दिया नहीं बुकिंग पहले किया था ना। बुकिंग कब किया था फिर उसका? हमने 2 महीना पहले ही किया। हम लोग का एकदम लास्ट मोमेंट पे प्लान बना था, हमारा कुछ बुकिंग ही नहीं था तो हम फटाफट में गए थे। कार उसमें वही ना ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था। तत्काल में फिर रुक के जाना पड़ता है ना। तत्काल में दुगना कितना कार से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर पड़ता
नहीं मिल रहा था तत्काल में दो अभी आज 4 तारीख है ना, तो 5 तारीख का तत्काल, अब 4 तारीख को 8 या 10 बजे लाइन को सुबह लग के ले लिया था। तो वो पापा ने बोला कि वो ले सकते हैं, तो उसमें कैसे था, अगर ऑफलाइन तत्काल लिया तो ट्रेन में चढ़ने मिल जाएगा, हाँ, बट सीट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं वो उसमें भी रहता है, उसमें भी अगर वेटिंग लिस्ट का लगा तो चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन मिलती है, सीट्स मिलती है। मिलती है। मतलब एसी का हमने वैसे ही किया था, हमारा लास्ट मोमेंट में बुकिंग नहीं हुआ तो हमने तत्काल बुक किया, तो ऐसे 6,000 हम चार्ज तत्काल बुक किया था, तो हमारा 7,850 गया। तो सब है चलेगा। कंपैरेटिवली तो लेटने का बाकी चीजें भी मिल सकती हो। मेरे को डाउट अरे होना चाहिए। हम लोग मतलब ऐसे डाउट लग रहा था हम लोग को, क्योंकि ना वेटिंग लिस्ट में बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे सीजन वो सबको छुट्टियां हो रही थी, सबको बहुत ज्यादा थी। तो पापा ने बोला कि कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा बैठने, मैंने बोला 12 घंटे मिनिमम लगे, तो ट्रेन से गए तो 9-10 घंटे में हो जाता है। ट्रेन में लाता है। हाँ मेरी ट्रेन 6 घंटा लेट है, मैं लिटरली 24 से 25 घंटा ट्रेन में ही हूँ। 6 हाँ, ये चेन्नई। कार में क्या, कार में तो हमें मतलब ऐसे एक जगह पे बैठे ही रहो सामने वैसा तो था। ठाकुर की बस भी आती ना वो। हाँ। वो बस भी नहीं जम रही थी। थोड़ा सा घूमने को तो होता था। अभी तो नेक्स्ट टाइम अरे मतलब जो भी है ना, प्लानिंग पहले से ही करके रखने का, वो प्री बुकिंग में डिस्काउंट वगैरह भी। हो गया लकड़े नीचे रख। खूब पढ़ने। ये देख लो, ये हमने पढ़ा है पूरा, तुम लोग के लिए रखना, देख लो। ठीक है, मुझे लगा नीचे भी पॉइंट नहीं था, ऐसा आधा स्लाइड। चल, फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो ऑडिट के स्किल्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स लगेंगे हम लोगों को, करेक्ट है कि नहीं है। ऑडिट के स्किल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये क्या बोलते हैं कि इतना क्वेश्चनिंग माइंड लेके या एकदम ऐसा सीआईडी वाला माइंड लेके हम लोग जाते नहीं, करेक्ट है कि नहीं। वो एनालिसिस का ट्रेक, वो डेटा फाइंडिंग का ट्रेक, एविडेंसेस को गैदर कैसे करना है, कहाँ ढूंढना है, क्या नहीं ढूंढना है, वो सब का ट्रेक, मटेरियलिटी को साइड में रखने वाला चीज, करेक्ट है। तो ये सारे क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप होने चाहिए इफ यू वांट टू बी अ फॉरेंसिक प्रोफेशनल। तो समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे एक्चुअली अगर देखने जाओ तो आपको एज ए पुलिस इंस्पेक्टर जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो लेवल का इन्वेस्टिगेशन अपने को यहाँ पे करना होगा विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल। समझ में आया, क्लियर है। So, a forensic professional often is detailed to analyze, interpret, summarize, and present the complex financial and business-related issues in a manner which is understandable and properly supported with the evidence. Correct है कि नहीं है? They are trained to look beyond the numbers and deal with the reality of the situation. Correct है कि नहीं? Read between the lines. Actually, transaction क्या हुआ है, जो दिख रहा है वो नहीं है. Correct है कि नहीं? इतना बड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप टाटा का एम्पायर ले लो या रिलायंस का एम्पायर ले लो, अदानी का एम्पायर ले लो। आप अगर 15 बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उनके बदले, बहुत कम बोला मैंने कि अगर 15 कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स इधर उधर लेके बैठोगे ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स इधर से उधर पैसा घूमता है ना कि पता ही नहीं चलता। हम तो कह रहे हैं एक कंपनी के ऑडिटर, करेक्ट है कि नहीं है।
तो हम तो उतना ही देखते हैं। हमने देखा कि अरे ये कंपनी ने ये कंपनी को आईसीडी दिया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दिया, बराबर है, अच्छे डॉक्यूमेंट दिखा दो, उसने डॉक्यूमेंट दिखा दिया आप लोगों को, रेट दिखा दो, हमने रेट कंपेयर किया, उस दिन का एफडी का रेट ये था और हमने इतने में लिया हुआ है, विच इज हायर, तो हमारा और जैसे कि वो भी प्रॉपर, हाँ वो सारा प्रोपराइटरी मैटर भी अपना प्रॉपर हो रहा है, सब चल रहा है, तो हम इतना चेक करके हम क्लोज कर देते हैं। ज्यादा अगर अपने को इशू लगा कि नहीं ये कंपनी का बहुत हो रहा है, तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर लोगे कि पैसा एक्चुअली गया है या आया है, कि नहीं, इतना ज्यादा चेक कर लेंगे, बराबर, लेकिन इसके अलावा कुछ चेक करोगे क्या? नहीं, इतने एविडेंसेस में अपना काम खत्म हो जाता है कि भाई हाँ इतनी ऑब्वियसली अप्रूवल है कि नहीं इंटरनल टू प्लेस सच काइंड ऑफ आईसीटी, करेक्ट है कि नहीं है? तो इतना पार्ट चेक करने के बाद आप क्लोज हो जाओगे। बट अभी जब मैं ये 15 बुक्स ऑफ अकाउंट सामने रखती हूँ ना, तब पता चलता है पैसा इधर से इधर घुमा, इधर से इधर घुमा, इधर से फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का शेयर खरीदा गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके आपको पता चलता है। समझ में आया क्या? इट इज नॉट जस्ट कि हमेशा एक ही कंपनी के अंदर फ्रॉड होगा, जब ऐसा मल्टीनेशनल ग्रुप्स होते हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनके व्हाट इज नंबर ऑफ सब्सिडरीज है, नंबर ऑफ एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर्स है, जब उनका कॉन्ग्लोमरेट बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस द फ्रॉड नेसेसरली नॉट बी परपेट्रेटेड ओनली इन वन ऑर्गेनाइजेशन बट इट कैन इन्वॉल्व मोर देन वन। तो यहाँ पे ऐसे सब केसेस में क्या होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट या एक मतलब बेसिकली एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डेली का सिर्फ ऑडिट वगैरह करता है, टैक्सेशन फाइल्स वगैरह करता है, उसको ये सब चीजें भी नहीं पता चलेगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज हम लोग उतना डेप्थ में देखते ही नहीं है या उतना सोचते ही नहीं है, so in that case there can be a possibility where we will ignore or we will not be able to point out or find out these kind of instances for which there is a special case required, for which there is a special knowledge and tactic। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। A forensic professional must initially consider whether reserve or firm necessarily has the skill and experience to accept the work। Obviously बिना एक्सपीरियंस के काम ले सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम लेता है तो हम तो ऑब्वियसली यही बोलते हैं कि इफ यू आर कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट देन ओनली यू शुड एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ ऑफर, अदरवाइज नो। करेक्ट है कि नहीं है? Forensic professionals can be engaged in public practice or employed by the insurance companies, banks, police forces, government agencies and the organizations। कोई भी कर सकता। समझ में आया? इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं उसके लिए भी अपने को लग सकता है क्या फॉरेंसिक वाला बनना? यस, एविडेंसेस को गैदर करने के लिए एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब चीजों के लिए कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज क्या क्या देना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ है तो हम वो फाइंड आउट करके दे सकते हैं। नंबर्स में मैनिपुलेशन, फंड डाइवर्जन अगर हुआ है, जो भी मैं बात कर रही थी, इधर से उधर फंड्स गया या एसेट्स इधर से उधर गया है, तो वो हम लोग देके दे सकते हैं, ट्रेसिंग वगैरह करके पूरा दे सकते हैं कहाँ से कहाँ पैसा घुमा है। देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, हवाला ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, ये सब करके ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर पैसा डाला है, करेक्ट है। लाइसेंस फीस, ड्यूटीज, टैक्स इवेजन वगैरह किया हुआ है तो उसके लिए भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो सकता है। ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन सबसे ज्यादा फ्रॉडुलेंट एरिया, इनका भी चेकिंग हो सकता है। वैल्यूएशंस, एस्टिमेट्स, लॉस ऑफ डैमेज इंश्योरेंस कंपनीज के केस में जनरली। ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर दी आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जनरली होता है ना, कंपनी जब आईबीसी में जाता है तो डिस्ट्रेस सेल वगैरह होता है, वैल्यूएशन बहुत कम दिखाया जाता है एंड ऑल, तो वो सब चीजों की वजह से ये पर्टिकुलर फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवाया जा सकता है। क्या क्या करना पड़ेगा अपने को? फ्रॉड डिटेक्शन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एविडेंसेस, डिटेक्टिंग द फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ट्रेसिंग द मिसअप्रोप्रिएटेड फंड्स, की फंड्स को किस तरह से मिसअप्रोप्रिएट किया गया, क्या अप्रूवल्स को बाईपास किया गया, फंड्स कैसे इधर से ये अकाउंट में मूव हुए, who were the professionals involved in this particular thing, everything। Computer forensics, developing a computerized application to assist in recovery, analysis and presentation of the financial evidences। तो हम लोग आजकल के डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी तो कुछ करते ही नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? तो वो सब चीजों का भी यूज हो सकता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, either reviewing the internal controls to verify the adequacy and consultation, development and implementation of internal control framework aligned with risk profile। So what we can do is at a very high level, what we can do is we can also give them the services of fraud prevention by designing such kind of controls which will not lead to the frauds, or if the fraud is triggered, they will be knowing that some or the other thing is happening। मतलब वही red flags reduction का समझ में आया? Lastly, providing expert testimony, assisting the legal proceedings including testifying in the court, expert witnesses, preparing visual aids and supporting the trial evidences। हम लोग जाके टेस्टिमनी दे सकते हैं, किसी एविडेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बंदे को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं कि भाई आपको ऐसा ऐसा बोलना है एंड ऑल, जो भी मतलब एक्चुअल एविडेंसेस के ऊपर ऑब्वियसली, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं ना, नहीं तो बोलोगे ये बोल रहा है ऐसा, जो भी आपको मिला है उसके हिसाब से मतलब प्रिपेयर करना बेसिकली, जैसे लॉयर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको टेस्टिमनी के लिए, उस हिसाब से। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट?
प्रोसेस ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंटिंग, सबसे पहला स्टेप आता है, हम लोग इधर से ही जाते हैं पूरा तो अपने को डिटेल्स आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन, इट इज वाइटल टू क्लैरिफाई एंड रिमूवल ऑफ ऑल द डाउट्स, द रियल मोटिव, पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ द असाइनमेंट। बराबर है कि नहीं है? बेसिकली ये चीज पता होना जरूरी है, बिकॉज देखो आप लोग फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने जा रहे हो, देयर विल बी, आपको क्या लगता है इतना इजी होगा ये चीज करना? पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना इजी होता है क्या कभी? देयर आर मल्टीपल हर्डल्स व्हिच विल बी प्लेस्ड, नॉट आर देयर, दे विल बी प्लेस्ड, जहाँ पे देयर विल बी चांसेस कि लोग आपको अपॉइंट नहीं होने देंगे, लोग इस तरह से आप लोगों के सामने हर्डल्स क्रिएट करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द एक्चुअल एविडेंसेस, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑन दैट पार्ट आल्सो। तो ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला चीज, आपका जो स्कोप पैरामीटर है कि एक्चुअली हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए और व्हाट यू से लूप होल्स नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली यू शुड नो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपके डिलीवरेबल्स क्या क्या है, आपका काम क्या रहेगा, व्हाट इज द एरिया फॉर विच यू आर वर्किंग। समझ में आया? तो ये सब चीजों का अपने को बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इट इज ऑफन यूजफुल टू कैरी आउट द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिटेल्ड एक्शन प्लान, दिस विल अलाउ द सब्सिक्वेंट प्लानिंग टू बी बेस्ड अपॉन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम ऑडिट करने जाते तो हम अंडरस्टैंडिंग द कंपनी एंड इट्स एनवायरमेंट करते कि नहीं करते, उसके बाद हम आगे का प्लानिंग वगैरह करते कि भाई कंपनी को समझेंगे तो प्लानिंग बेटर होगा, तो वैसे ही केस को समझोगे तो प्लानिंग बेटर होगा। जैसे बोलते होता है ना बहुत बार, आप जब ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केसेस देखते हो, लोग पहले केस फाइल पढ़ते हैं, केस फाइल क्या है क्या नहीं है डिटेल्स देखते हैं, और उसके बाद आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करते हैं। अभी तक अपने पास क्या क्या एविडेंसेस आया है, अभी तक अपने पास क्या क्या एविडेंसेस नहीं आया है, ये सब चीजें देखने का काम हम लोग करते हैं। क्लियर विद दिस? समझ में आया? ठीक है। सेकेंड, डेवलप अ प्लान, plan will take into account the knowledge gained by the meeting with the client and carrying out initial investigation which will set the objectives and methodology। बराबर है? तो बेसिकली प्लान ऐसा जैसा नहीं है कि एग्जैक्टली प्लॉट टू प्लॉट स्टेप टू स्टेप ऐसे ही चलेगा, एक इनिशियल प्लान की स्टार्ट कहाँ से करना है, सो दैट कि जैसे ही आप उसको डालोगे या तो वो सही निकलेगा या तो गलत निकलेगा, बट इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि वेयर टू सर्च, व्हाट टू सर्च एंड हाउ टू सर्च। क्लियर विद दिस? ठीक है। obtain relevant evidences depending on the nature of the case, it may involve locating documents ढूंढना हो सकता है। ठीक है। सेकंड, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन लेना पड़ सकता है एसेट्स का, देन पर्संस ऑफ द कंपनी के साथ बात करना पड़ सकता है, यू शुड हैव, देन अनदर एक्सपर्ट को अपने को लगाना पड़ सकता है, लॉयर्स वगैरह को लग सकता है प्रूफ्स वगैरह के लिए। डिटेल्ड एविडेंसेस लेना पड़ेगा अपने को, टाइप ऑफ द फ्रॉड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कैसे कमिट हुआ उसका पूरा प्रोसेस डिटरमाइन करना पड़ेगा। विद दिस एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट to ultimately prove to identify the fraudsters and mechanism of the fraud scheme। बराबर है कि नहीं है? आप ये चीज लगा रहे हो जिससे सामने वाले बंदे को जेल होने वाली है, तो आपके पास जो एविडेंसेस है वो प्रूवेबल एविडेंसेस होने चाहिए, हवा में बातें नहीं चलती है कोर्ट ऑफ लॉ के। समझ में आया? तो ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड एंड प्रॉपरली गिवन। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट, investigating team is skilled in collecting the evidences used in the court of laws within the stipulated period of time। obviously time is essence here also। हम 4-4 साल 5-5 साल तक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, उतना फंड्स अप्रूव नहीं होता है। प्लस अगर आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में स्टक हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, दे विल क्लोज द केस। वो लोग थोड़ी तुमको 4 साल तक एक ही केस पे रखेंगे, करेक्ट है कि नहीं? दे विल क्लोज दैट पर्टिकुलर केस। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा, जहां पे आप कुछ तो फाइंडिंग्स लाके दे रहे हो सामने वाले को टू गिव द टू कंटिन्यू द केस अप एंड। अंडरस्टूड? ठीक है। देन अच्छा, investigators must be alert to the documents being falsified, damaged, destroyed by the suspects। इसके लिए बोलते हैं ना कि हमको हिरासत में लेना पड़ेगा, बिकॉज देर आर चांसेस कि ये लोग एविडेंसेस को टेम्पर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स विच वी विल हैव टू टेक। समझ में आया? परफॉर्मिंग द एनालिसिस, कैलकुलेट द इकोनॉमिक डैमेज, कितना लॉस हुआ है, अमाउंट, करेक्ट है। समराइजिंग द लार्ज नंबर ट्रांजैक्शन, परफॉर्मिंग ट्रेसिंग ऑफ द एसेट्स, कहाँ पे एसेट्स घूमे आपके, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस, परफॉर्मिंग रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस की किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। एक बार कंपनी का फ्रॉड बाहर आएगा तो इन दैट केस इट इज नॉट ओनली गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द शेयर मार्केट आल्सो। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर रिलायंस का कोई फ्रॉड बाहर आता है तो इट विल शेक द मार्केट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा, बट ऑन दिस पार्ट आल्सो द गवर्नमेंट विल हैव टू गेट इन्वॉल्व कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को बाहर लाना है, बिकॉज देखो नहीं लाओगे तो भी प्रॉब्लम है, बराबर है, और एकदम से लाओगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इट शुड बी इन अ मैनर जहां पे पैनिक क्रिएट नहीं हो मार्केट के अंदर, इट इज गोइंग टू लीड टू अ डाउनफॉल, तो आपको सब चीजों के लिए रेडी होना पड़ता है। समझ में? कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी तो देखना पड़ता है ना भाई। अभी जैसे पीएनबी का फ्रॉड जैसे ही बाहर आया, लोग रास्ते पे उतरे कि नहीं उतरे, दैट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट, करेक्ट है। तो ये सब चीजें अपने को देखना पड़ता है।
Utilizing a computerized application such as a spreadsheet, database, computer model, utilizing charts and graphics to explain the analysis. समझ में आया? जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला था, ठीक है, अभी उसके अंदर क्या होगा, वहां का भी फॉरेंसिक ऑडिट होगा, जहाँ पे देखा जाएगा कि व्हाट वी से कि पुराने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर दिया हुआ है कि उनके जो भी पाइप्स है या वो सब चीजें, जो मशीनरीज है वो खराब है, आपको उनको रिप्लेस करना चाहिए था, आप लोगों ने उनको चेंजेस करना चाहिए था, तो वो सब चीजों में आ जाएगा कि जहाँ पे वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके हु वर द पर्संस इन्वॉल्व, वो सब चीजें देखा जाएगा। जब आपने देखा तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था, जहाँ पे बैकडोर एंट्री से उनको आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अलाउ किया था। वो सीरीज आया था, उसमें भी उन्होंने दिखाया है। समझ में आया? देन देयर वाज वन मोर मूवी और ये अक्षय कुमार का जो था माइन वर्कर्स के ऊपर। हाँ, तो अभी वो लोगों ने क्या किया था, दे न्यू कि नीचे पानी है, बिकॉज विदाउट सर्वे दे आर नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ थिंग, बट इन द ग्रीड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर व्हाट वी से कि नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने वो पर्टिकुलर माइन वर्कर्स को वहां पे फिर भी भेजा। एंड प्लस आप देखोगे तो ना एड्स है प्रॉपर, फर्स्ट एड वाला जो किट होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज होती है, वो सब चीजें नहीं है। करेक्ट है? तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो लीड टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट, जहाँ पे आप लोग ये सब चीजों को भी टेस्ट करो। चेक समझ में आया? क्लियर है? लास्टली कमिंग टू द रिपोर्टिंग वाला पार्ट, issuing a reporting is a financial step in the forensic accounting. Accountant and investigators will include the information detailing fraudulent activity, summary of the evidences, conclusion of the amount of the loss suffered and result of the fraud, and identify the persons involved in the fraud. बराबर है कि नहीं? ये सारा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, कितने पैसे इन्वॉल्व है वो करना पड़ेगा, कौन कौन परपेट्रेटर्स थे वो करना पड़ेगा, एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रूविंग ऑफ द सेम, वो सब चीजें अपने को लेना पड़ेगा। Report will include the schedules and graphics necessary to support the evidences and explain its findings. Clear with this? The report will also discuss how the fraudster set up the fraud scheme, controls, circumvented कब किया था उन लोगों ने, likely investigation team will recommend improvements within the organization to prevent similar frauds going forward. समझ में आया? Lastly, step यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके बाद क्या आता है? Court proceedings. This is also a part of forensic account. इन्वेस्टिगेशन में हम कभी यहाँ तक आते हैं क्या? नहीं, हमने हमारा रिपोर्ट दे दिया, बाकी लोगों को जो करना है तुम करो, बराबर है। बट यहाँ पे this will result in court proceedings. Investigation is likely to lead into court proceedings against the suspect and members. Investigative team will probably be involved in the resultant court case also. समझ में आया? आपको प्रेजेंट होना पड़ सकता है, आपको बयान देना पड़ सकता है, करेक्ट है? These all things can be done. Clear with the part? रिपोर्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अपने? पहला चीज, रिपोर्ट ओरल हो ही नहीं सकता। रिपोर्ट क्या होना चाहिए? रिटन रिपोर्ट होना चाहिए, प्लस जितने भी एविडेंसेस है उनका शेड्यूल पीछे एनेक्चर की तरह जाना चाहिए। एविडेंसेस आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये लॉकर के अंदर रखा हुआ है, पर जनरली आपने देखा रहेगा जिप लॉक रहता है, ऊपर नंबर कोडिंग वो सब लिखा हुआ रहता है, करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सब का चीज एनेक्चर के अंदर नोटिफाइड होता है कि क्या नंबर है, व्हाट वी से एविडेंस नंबर 1, एविडेंस नंबर 2, एविडेंस नंबर 3, ऐसा करके पूरा एनेक्चर अपने को देना पड़ता है। वॉट एवर अटैचमेंट्स कैन बी अटैच्ड, वो सब चीजें अटैच करनी पड़ती है और वो सब बताना पड़ता है। समझ, पूरा डॉक्यूमेंट बनता है ऐसा। समझ में आया? रिपोर्ट एड्रेसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपोर्ट शैल बी एड्रेस टू द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, जिसने आपको अपॉइंट किया है, बराबर है, एंड शेयर्ड विद द अदर स्टेक होल्डर्स इफ रिक्वायर्ड अदरवाइज एंड परमिसिबल। करेक्ट है? जैसे यस बैंक का जो था, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने अपॉइंट किया था, तो उसको रिपोर्ट एड्रेस्ड था, बाद में उन्होंने वो चीज शेयर होल्डर्स को भी बताया, सब लोगों को बताया कि भाई ये एविडेंसेस के साथ हम लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को। क्लियर विद दिस? फॉर्मल और द फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, नो फिक्स्ड फॉर्मेट है इसका, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑल ऑन द एविडेंसेस व्हिच आर टू बी गैदर्ड, टाइप ऑफ द फ्रॉड व्हिच इज टू बी परपेट्रेटेड, टाइप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज टू बी कैरिड आउट एंड एविडेंसेस गैदर्ड। समझ में आया? तो हर एक चीज पे आपका डिपेंड होगा। एक्सटेंड स्कोप ऑफ द वर्क तो डालना ही पड़ेगा, अगर कुछ लिमिटेशंस है, कोई असम्पशंस वगैरह लेके रखे, तो वो सब क्लियरली अपने को रिपोर्ट के अंदर लिखने पड़ेंगे। क्लियर विद दिस? whether form of the content of the report is mandated by the stakeholders, तो in that case वो वाला रिपोर्ट अपन फॉलो करके चल सकते हैं, बट की एलिमेंट्स अपने को दिमाग में लेके रखना है। सी सिंपल है, स्कोप बाय डिफॉल्ट आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बाय डिफॉल्ट आएगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सामने वाले के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा, प्लस कंक्लूजन। इसके अलावा अगर कोई फिक्स फॉर्मेट आपको स्टेक होल्डर्स खुद दे रहे कि ये चीजों का रिपोर्ट हमको चाहिए, तो आप वो चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते। क्लियर विद द पार्ट? तो एक समरी दिया हुआ है, टाइटल, एड्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, बराबर है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असाइनमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, द अप्रोच एंड ब्रॉड वर्क प्रोसीजर टू बी अंडरटेकन, एग्जीक्यूटिव समरी, बिकॉज एवरीवन विल नॉट हैव द टाइम टू रीड, तो एक समरी दे दो ऊपर विद ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है। रेफरेंस टू यूज ऑफ एन एक्सपर्ट, अगर आपने एक्सपर्ट को यूज किया है तो। फैक्ट दैट असाइनमेंट टू बी कंक्लूडेड इन FAIS,
फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज किया हुआ है। क्लियर विद दिस? लिस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स टू बी सपोर्टेड बाय की एविडेंसेस, सोर्सेस एंड अदर मैटर्स, assumptions, limitations and conclusions if any। समझ में आया? क्लियर है? उसी का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको दिया। डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट रिपोर्ट। ऑब्वियसली पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा, फिर फाइनलाइजेशन होगा। करेक्ट है? Where the mandate of the engagement requires discussion of the findings with the subject party, तो in that case पहले आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। करेक्ट है? For the principle of the natural justice requiring a discussion of the observation with the subject party, in some case this is done by primary stakeholders through own internal process। Opportunity of being heard हर एक जन को देना जरूरी है ना। That is a matter of principle of natural justice। वो natural justice के अंदर आता है कि भाई आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए, एक उसका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। क्लियर विद दैट? तो वो सब प्रोसेस आप कैरी आउट करोगे। Where the engagement mandate requires a discussion of the draft proceedings with the subject party, any response received is also to be included in the report। समझ में आया? अच्छा, आपको रिस्पॉन्स एडमिसिबल नहीं है, आप रिपोर्ट में चेंजेस मत करो, बट वो रिस्पॉन्स अटैच करके दीजिए कि ये आया था बट वी हैव नॉट गॉन फॉरवर्ड विद दिस। रिपोर्ट में चेंजेस करना ही है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, इज नॉट नेसेसरी। रिपोर्ट आप करें तो आप आपके हिसाब से ही रिपोर्ट दोगे। ऑब्वियसली अगर कोई पर्टिकुलर चीज कंसिडरेबल है तो आप लोगे, नहीं होगा तो आप उसको इग्नोर करके चलोगे, बट रीजन दे दो। समझा? assumption and limitation। जनरली assumption and limitation हो सकता है क्या? जनरली assumptions and limitations हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। करेक्ट है कि नहीं है? बट अगर कोई लेते हो तो आपको रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है? प्रोफेशनल शैल लिस्ट एवरी रेलेवेंट assumptions, बराबर है कि नहीं है? प्लस लिमिटेशंस एनकाउंटर्ड हो सकते हैं अपने पास असाइनमेंट के टाइम पे, तो इन दैट केस दे शुड बी रिपोर्टेड। मैनेजमेंट का लैक ऑफ सपोर्ट, डिनाइड एक्सेस इंफॉर्मेशन to the मतलब to the information to the people due to any reason such as court order, short timelines, ये सब चीजें हो सकती है ना इसके अंदर कि टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट था, कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं दिया, हम जाके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन कैरी आउट कर सके, सर्च वारंट वगैरह लगता है ना जनरली, तो वो सब चीजों के लिए अपने को द रिपोर्ट शैल नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन और पास अ जजमेंट ऑन द गिल्ट और द इनोसेंस। हम ये नहीं बोल सकते कि पर्सन गिल्टी है कि पर्सन इनोसेंट है, हम सिर्फ बोल सकते हैं हमको ये मिला, ये इधर ऐसा था, ये इधर ऐसा, क्योंकि ये प्रूफ करने का काम कोर्ट ऑफ लॉ का है, वर्डिक्ट देने का काम आपका नहीं। क्लियर विद दिस? यू विल लीड टू द वर्डिक्ट बट यू कैन नॉट से द वर्डिक्ट। क्लियर है? The report can best highlight the circumstances and facts which may aid the stakeholder to further civil or criminal investigation। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस जो भी है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं है। बेसिकली जो भी अपने को स्टेक होल्डर्स ने दिया हुआ है उतना, या तो रीजनेबल पीरियड ऑफ ऑब्वियस, आप उसको 5-5 साल तक लेके चल सकते हैं क्या? नहीं। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ले लो, प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग टाइमलाइंस ले लो। स्टेक होल्डर्स ने स्पेसिफिक टाइमलाइन दिया, इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू यू यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द ऑडिट, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल की पॉसिबल ही नहीं है इतने में काम होना, तो आप एक्सेप्ट ही मत करो कि आपके जो स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस है उसके ऊपर नहीं हो सकते। समझ में आया? नाउ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स FAIS जो है उसका जस्ट एक ओवरव्यू देके रखा है उन्होंने, पूरा स्टैंडर्ड नहीं है अपने पास। ठीक है? जस्ट उन्होंने वही बताया, ICAI ने ही ये स्टैंडर्ड्स निकाला है। ICAI has recently published a full set of standards in the areas of forensic science, which is forensic accounting and investigation standards। बराबर है कि नहीं? सो दैट हाई क्वालिटी अपहोल्ड हो अपने रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे भी अपने इन्वेस्टिगेटर्स जब जाते हैं तो वो चीज पे हम लोग प्रॉपरली सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल। क्लियर विद दिस? The framework governing the forensic accounting and investigation frameworks laid down underlying principles and boundaries for undertaking such services। It aims to preserve and enhance the quality of practice of the members and accounting, forensic accounting and investigative services। तो अपने नॉर्मल एसेस यहाँ पे काम नहीं आएंगे ना, तो उन लोगों ने वही चीज के लिए अपने को क्या देके रखा है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखे रखे। क्लियर विद दिस? ठीक है? The framework establishes the structure which governs the professions of the forensic accounting। It is based on the definition of forensic accounting and investigation code of ethics, forming the foundation of the framework comprising of 4 components or pillars in the process, which is basic principles, key concepts, standards on forensic accounting and guidance। ये 4 चीजों के ऊपर 4 key components based। Clear with this? Because this is a separate thing, तो इसके ऊपर अपने को गाइडेंस यहाँ से मिलेगा। बेसिकली उन्होंने क्या बताया है कि बेसिक फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके अंदर जो अपने को फुलफिल करके चलना, एविडेंस क्या होता है, अपने लिए एविडेंस क्या है, जो भी मिला वो अपने लिए एविडेंस माना जाता है, बट इधर वो एविडेंस नहीं हो सकता है ना कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, तो उस हिसाब से अपने को गाइडेंस ये सब चीजें देना। स्टैंडर्ड्स जो है वो अपने को बताएंगे, प्लस ओवरऑल लेवल पे गाइडेंस नोट्स जो होते हैं ना अपने, जैसे वैसे गाइडेंस नोट आप लोगों को यहाँ पे रहेंगे। क्लियर है? Forensic accounting and investigation standards level at a broad level seeks to provide
प्रोफेशनल्स विद अ मिनिमम स्टैंडर्ड कि भाई आपको ये तो करना ही है इसके अंदर। समझ, अगेन वही है ना, जैसा ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है, नहीं होंगे तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, कोई 4 चीजें चेक करेगा, कोई 15 चीजें चेक। तो इन दैट केस यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट अपने को चाहिए। क्लियर विद दिस? लास्टली, यूजर्स ऑफ एफआई सर्विसेज विद एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर आप हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हो तो इतना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तो आपको मिलेगा ही, हम लोग ये चीजें तो करके देते ही है। तो यूजर्स को भी एक कॉन्फिडेंस देना, करेक्ट है। रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज का जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा वो भी तो फुलफिल करना पड़ेगा ना, बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो प्रेजेंट होगा तो वहां के रिक्वायरमेंट्स को भी तो अपने को अपने हिसाब से ट्रेन करने पड़ेंगे ना। लास्टली, गाइडेंस ऑन द मैटर्स वेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज आएंगे तो वहां पे अपने को गाइडेंस भी वो लोग देंगे। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। तो टुगेदर विद ऑल दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो भी आप लोग का प्रोफेशनल जजमेंट क्राइटेरिया है, आईसीआई का हेल्प है, गाइडेंस है, ये सब चीजों को लेके आप लोग क्या करोगे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट कैरी आउट करोगे एंड यू विल बी गिविंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। क्लियर विद दिस? If for any reason a member is unable to comply with any of the requirements or there is a conflict, तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा आईसीआई का कि भाई ऐसा ऐसा है, एंड इन दैट केस अगर डिपार्चर्स है और वो जेन्युइन है तो आप रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो, जैसा एसएस का भी हम लोग करते ही है, करेक्ट है। तो वैसे ही आप लोग इसका डिपार्चर भी दे सकते हो। क्लियर विद दिस? क्या क्या स्टैंडर्ड्स है? एफएआईएस नेचर ऑफ एंगेजमेंट, व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट यू आर इन, फ्रॉड रिस्क क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर लीगल सिस्टम, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है? हाइपोथेसिस, दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर एनालिसिस। एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस एंड अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट लेटर साइनिंग वगैरह, एक्सपर्ट का यूज, एंगेजिंग एजेंसीज, बहुत सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज वगैरह को भी अपने को लेना पड़ सकता है पिक्चर के अंदर। कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स, देन प्लानिंग, एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन, कंडक्टिंग वर्क प्रोसीजर्स, इंटरव्यूज, रिव्यू, सुपरविजन ओवरऑल लेवल पे। ऑब्वियसली all people will not be involved, you will have to report to someone, टेस्टिफाइंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब आएगा तब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अप्लाइंग द डेटा एनालिसिस, एविडेंसेस गैदरिंग इन द डिजिटल डोमेन, अभी आजकल तो वही सब चल रहा है, तो इन दैट केस वो देखना पड़ेगा। लोन्स एंड बोरोइंग्स, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियसली सब जगह पे है। समझ में आया? सिर्फ स्टैंडर्ड्स का लिस्ट देके रखा है, ओवरऑल लेवल पे नहीं है। एनीवन हैविंग इंटरेस्ट इन दिस, आप लोग क्या कर सकते हो, आफ्टर क्लियरिंग योर सीए, अगर आपको ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, ऑडिट में जा रहे हो आगे, आपको ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, तो in that case you can do such kind of certificational courses which will give you a proper guidance in this particular part, जहाँ पे ये standards को ही आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। And you will be very good to do such kind of assignments in account। और बहुत सारे सीए फॉर्म्स के अंदर भी ये डिपार्टमेंट बन रहा है, बड़े बड़े सीए फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो टॉप टियर फॉर्म्स में स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे वो लोग ये डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। दे आर टेकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि होता है ना, वो सब चीजें भी करना ही पड़ता है। समझ में आया? तो वहां पे भी अगर आप प्रॉपर ट्रेन होके जाते हो या ट्राई करते हो तो दैट कैन बी द। समझ में आया? एक बार यहाँ तक का चेक कर लो, फिर देखते हैं। चेक कर, देखती हूँ ना, ये तो फिर इसीलिए करता, नहीं क्योंकि 45 में हम खाएंगे और फिर बोलेंगे कि घर जाओ, तो फिर मेरे को अभी मैं जाऊंगी तो 46 वाली ट्रेन में जाती जाओ, नहीं करेंगे। स्टार्ट हुआ 5 मिनट, होगा भी तो क्या होगा, ट्रेन में enjoy जाएगी लेंगे ना। भी बाहर जाके करवा पड़ेगा। तारा 1 मिनट है मैम, ये अपने आप ही लॉक हो गया। अच्छा लो, हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक है ना, मैं हो जाती तो पहले हमारे बैच में जरा
पेपर जिसमें करना क्या होता है? लेके बैठेगा अकाउंटिंग कैसे करेगा वो इंडेक्स कैलकुलेशन कहाँ करेगा इंस्टीट्यूट पर भी ना फॉर्म का जो किसी को एक लीगल इशू था उसके ऊपर फॉर्म की लॉ का एक क्वेश्चन आ जाएगा तो ये केस फॉर्म में सब सब्जेक्ट और डिवाइसेस है वो बोलेगा कि कॉस्ट का उसको स्टेज कॉस्ट निकाल दे पहले फिक्स कॉस्ट क्या हुआ कॉस्टिंग का उसकी मतलब सेम केस स्टडी पर एक ये कंटेंट उससे क्वेश्चन नहीं कर पाए it's probably not DTA में cover हो रहा है कि इसमें भी एक स्टूडेंट पहले 5 मार्क के आंसर उससे और फिर 20 मार्क का देगा वो 5 क्वेश्चन देते उसकी 4 करते हैं 5 तो उससे 25 मार्क का एक पीस करीब 4 उससे 5 है उससे 4 मतलब तुमने भी टाइम 4 घंटे का फिर मालूम रहेगा मैं पहुंचा थी 10:30 मेरे सीनियर 11 बजे आते थे अरे यार ये क्या अभी जल्दी से ऑनलाइन सिखाएंगे 46 तो 3 महीने के लिए मेरे सीनियर बोलते थे कि वो मुलुंड में रहते थे तो बोलते थे ना कि उनके पास वो फास्ट ट्रेन वो उसी टाइम पे 11 बजे आते थे मैं बोलती थी मैं मेरा टाइम पे स्लो ट्रेन में जाकर या सेमी फास्ट में जाकर फिर मैं फास्ट चल जाता कौन सी देखते हैं नहीं मैं भी तो स्लो मैं देख 12 से खा रही हूँ 9:20 आज मेरा सेकंड किधर जा रहे स्पॉट बर्थडे याद आया हमने समझा बॉम्ब क्या होता है जब पर्चे था ना मेरा तो मुझे पता था बॉम्ब क्या होता है बॉम्ब करके को भी नहीं पता डांस ऑपरेशन देखो डांस में मैं सीधे बॉम्ब क्या कहते
मंदी नहीं था मंदा मतलब क्या आपसे ये कौन सा वायरस में से आया ये कौन सा वायरस बंदी कौन सी क्या बात फिर पार्किंग के लिए पैसे निकाल रही हूँ पर फिर निकाल रही हूँ मैं। सिक्के है भाई। आज कितनी देर करना पड़ेगा काम की बातों को सीरियसली लेती हूँ। उनसे काम की बात करते हैं ऐसा कहना है भाई तो वो जो वीरज से जो काम की बात करते हैं वो सीरियसली लेती हूँ। टाइम पास करने थोड़ी आते हैं मैं करती हूँ ना उनके साथ टाइम पास। हाँ वो तो सही मैं बहुत टाइम पास करती हूँ। हाँ बट क्या बोला हमने क्या पता मैम ने बोला थोड़ी ना कुछ। मैं 45 निकल रही होती। वही तो बोला मैम बता के जाती तो कब सीधे में निकल जाती। पूछा ही नहीं हमसे साइड में जाना एक मुझे बताए तो बता देंगे। समझ तो लाइन कैसे होगा लाइन में जाके ऐसा बोले मतलब फास्ट एंड उतर जाना लाइन में एक parts of तो खाते ही
होल्ड करने से हाँ जो पता नहीं गिरते कि वो बड़ा साइज का बोल रहे थे वो सब अभी बंदा का हो अबे जाने को उनका कैसे सुनामी के लिए सुना है पार्क में अपने यहाँ से ओके सुका। अभी ये चैप्टर के बाद अपना ये मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर बचा है एसडीजी वाला, दैट इज अपना एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस वाला, सस्टेनेबल वाला जो पार्ट है वो वाला जो चैप्टर है वही बचा है। हुआ है वो, एक मिनट में ओपन, हाँ वो हुआ है ना अपना, मैं वही मतलब एक आईडीटी है ऑडिट। हाँ अभी देखो इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपना हो गया है, इंटरनल ऑडिट हो गया है, ड्यू डिलिजेंस अभी हम लोगों ने खत्म किया, प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हुआ है, ये वाला हमने खत्म किया है क्या, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल और ये वाला पार्ट पूरा। हाँ हाँ वही है बीआरएसआर का रिपोर्टिंग वगैरह, तो तुम लोग का लास्ट बैच के साथ हुआ रहेगा तो शायद होगा, ऐसा है नहीं उसको याद नहीं आ रहा है, ठीक है हाँ तो वही है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार रिवाइज तुम लोग के लिए, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये वाला क्योंकि इसके अंदर सारा वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स है और वो सब पार्ट है, तो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये मॉड्यूल भी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 अपना खत्म हो चुका है, ठीक है, जनवरी को छोड़ के, ये अपना 28 को छोड़ के, ठीक है, तुम लोग को नहीं पहले ही बात है। तुम्हारा मॉड्यूल 3 अपना हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, हाँ अरे क्या चल रहा है? नहीं वो डाउनलोड किया हुआ है। हाँ वो टैब के बाद नहीं ओपन, फिर इसके बाद फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट मॉड्यूल अपना हो चुका है। सेकंड मॉड्यूल के अंदर अगर मैं बात करूंगी ना, तो यहाँ पे सब अपना जो है 8 9 10 और 11 ये बचा हुआ है, विच इज एसआरई एसआरएस वो वाला पूरा पार्ट, और ग्रुप ऑडिट बचा हुआ, ग्रुप ऑडिट क्योंकि तुम्हारा सीएफएस बाकी था इसके वो वाला, ठीक है। तो इन दैट केस इतना पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे वो वाला पार्ट खत्म कर देंगे, तो आपके 2 मॉड्यूल्स खत्म हो गए, फिर वी विल कम टू दिस पार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो 8 9 10 वगैरह है ना, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है क्योंकि दो दो एसआरई एसआरएस वही इंडिविजुअल टॉपिक्स है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो हम पहले वो खत्म करें, ठीक है, देन तुम लोगों का अलग से चलेगा वापस से ऑडिट आगे का पार्ट है ना, बाकी के देन चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो वाला पार्ट चालू। हाँ ये सैटरडे को जिन जिन का एफआर सॉरी एएफएम है, दैट इज फॉरेक्स वाला पार्ट, तो तुम लोग के लिए ऐप में दिख रहा है ना, अपना थर्सडे है ना अभी वापस एसडीजी उस दिन चालू कर देंगे।